हेलो दोस्तों, आज मैं फिर एक और नया लेसन लेकर आया हूँ द ट्रांसफॉर्म पार्ट 2। तो लास्ट इसके पहले मैंने एक पार्ट बनाया हुआ पार्ट 1 करके, जिसमें मैंने द ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व करके दिए हैं बाय यूजिंग डेफिनेशन। अब मैं फिर से वही एग्जांपल और सारे बाय यूजिंग डेफिनेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व करने वाला हूँ। ये होगा पार्ट 2 हमारा, और उसके बाद पार्ट 3 जिसमें इन्वर्स किया जाएगा, और पार्ट 3 में जो पार्ट 3 में रहेगा आपका एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन। तो पार्ट 1 में जो भी मैंने पढ़ाया हूँ वो मैं आपको थोड़ा रिवाइज करा देता, उसके बाद मैं पार्ट 2 स्टार्ट करूंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पार्ट 2 देख रहे हैं तो उसके पहले आपको पार्ट 1 एक बार देख लीजिए, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि ये जो मैंने वीडियोस बनाए हैं तीनों, अभी 3 बनने वाला है, ये दूसरा है। तो कंप्लीट जेड ट्रांसफॉर्मेशन पे कंप्लीट अच्छे से डेफिनेशन से लेके तो एप्लीकेशन तक पूरा रहने वाला है, आपके काम का रहेगा। तो आपको तीनों वीडियो देखना है। पार्ट 3 के पहले 2 देखना पड़ेगा, 2 के पहले 1। तो पार्ट 1 का फिर से एक पार्ट बना रहा हूँ मैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था द ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग डेफिनेशन। तो मैं एक बार हल्का सा मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ, उसके बाद मैं आगे एग्जांपल पे मैं जाता हूँ। तो सबसे पहले हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन सिंपल है, ये आपको याद रखना है। जिस चीज़ का भी आपको ट्रांसफॉर्म निकालना रहा तो एक फॉर्मूला इसमें हम पुट करते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। तो इस फॉर्मूले को हम द ट्रांसफॉर्मेशन बोल सकते हैं। तो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनी फंक्शन एफ ऑफ एन इज डिफाइंड एंड डिनोटेड बाय, नहीं उसके पहले आपको बता दूं कि z ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं क्या। हमको दिया रहता है एफ ऑफ एन, फंक्शन ऑफ एन, जिसको हम फंक्शन हम एफ ऑफ जेड में कन्वर्ट करते हैं। ये कौन करता है आपका? z ट्रांसफॉर्म z। अब इसका यूज करके हमने कुछ निकाले। अब ये एफ एन को एफ जेड में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो बहुत आसान है। अप्लाई करते हैं हम z ट्रांसफॉर्म ऑन एफ एन, z ऑन एफ एन। फिर ये क्या होता है, हमारे पास एक फॉर्मूले में जाता है समेशन के अंदर, n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ एन z रेस टू माइनस एन, और उसको कुछ ऑपरेट करते हैं। उसके बाद जो भी आंसर आता है इसको बोलते हैं हम z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एन। और इसका जो रिक्वायर्ड आंसर आएगा वो आंसर किस फॉर्म में आएगा? एफ ऑफ जेड के फॉर्म में। आंसर को एफ ऑफ जेड से डिनोट किया जाता है, क्वेश्चन को एफ ऑफ 1 से। तो इसे हम z ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन भी बोलते हैं। तो देखिए आपने यहाँ पे एफ एन को उसने एफ जेड में कन्वर्ट किया, तो देयरफॉर z ऑफ एफ एन हम बोल सकते हैं z ऑफ एफ एन ये होता है हमारे पास एफ ऑफ जेड। ये आपको याद रखना है। फिर इसका यूज करके हमने कुछ एग्जांपल निकाले, जिसमें पहला एग्जांपल मैंने बताया था आपको, और z ऑफ ए रेस टू एन करके हमने निकाला था। वेर ए आपका कांस्टेंट है, वो उसकी कुछ भी वैल्यू रह सकती है। इट में भी निगेटिव, पॉजिटिव और फ्रैक्शन। तो ये निकाला था हमने, तो ये मिला था हमको z बाय z माइनस ए। वेर ए की वैल्यू आप बदलते जाइए, सपोज 1 2 3 4 5 6 रखते जाइए और ये आपको मिलता जाएगा। सपोज ए की वैल्यू 1 रखा था, यहाँ पे 1 आएगा, 2 पुट किया तो 2 आएगा, 3 तो 3 आएगा। ये था। सपोज अब z ट्रांसफॉर्म किसका निकालता है? जिसमें n रहेगा। अगर n रहेगा ही नहीं तो हम कैसे करेंगे? अगर किसी में n रहा ही नहीं, सपोज वो कांस्टेंट है, हम a से डिनोट करते हैं, वेर इज कांस्टेंट आपके पास। ऐसे फंक्शन जिसमें n नहीं हो तो उसे बोलेंगे हम यहाँ पे कांस्टेंट। तो इसका आंसर आएगा आपके पास a z बाय z माइनस 1 करके होगा। ये निकल गया। इसका यूज करके बहुत सारी चीज़ निकाल सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 निकालते जाओ और यहाँ पे पुट करते जाओ। फिर यहाँ पे कांस्टेंट मतलब 100 2 3 4 5 6 अदर देन फंक्शन ऑफ एन, उसे कांस्टेंट कंसिडर किया जाएगा, और आपका आंसर निकलेगा। उसके बाद हमने और कुछ निकाला था। हमने निकाला था फिर z ऑफ, यहाँ पे हमने निकाला था a रेस टू n एंड n करके भी निकाला हमने। तो ये हमें मिला था a z माइनस a z माइनस 1, हाँ z माइनस a रहेगा आपके पास, ये रहेगा आपके पास स्क्वायर करके। अब a की वैल्यू आप अलग अलग पुट करते हैं। सपोज a की वैल्यू आपने 1 पुट की, n है यहाँ पे, यह रहेगा आपका n। तो सपोज a रेस टू n, a रेस टू n, और यहाँ पे हमने लिखा n। इसका आंसर होगा आपके पास z माइनस a स्क्वायर। ए की अलग अलग वैल्यू रह सकती है, की वैल्यू 1 रहेगी। सपोज ए की वैल्यू 1 मतलब n ही बचेगा, तो यहाँ पे 1 रहेगा 1 रहेगा। एक वैल्यू 2 पुट कीजिए, यहाँ पे 2 2 ऐसे करके
रहेगा। फिर ये कुछ निकाला हमने, ये दो फॉर्मूले। उसके बाद हमने और कुछ पढ़ा था, हमने और भी कुछ निकाला, फिर ये निकाला था एक्सपोनेंशियल फंक्शन। फिर ऐसे भी एग्जांपल पढ़े थे हमने, a raised to n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल वेयर इज कांस्टेंट, इट कैन टेक एनी वैल्यू, तो इसका भी हमने निकाला था p raised to a by z। और ऐसे बहुत सारे निकाले थे हमने। फिर हमने और कुछ निकाला था, और भी डेफिनेशन से निकाला हमने n+1। अब यहाँ पे एक ही वैल्यू आप 1 पुट कीजिए तो यहाँ पे 1 आएगा, 2 2 3 4 5 6 तक पुट कर दीजिए, ये जनरल फार्मूला हो गया। और यहाँ पे n की वैल्यू नहीं बदलेगी, a आपके अलग अलग वैल्यूज लेता रहेगा। सपोज मैंने एक और एक एग्जांपल मैंने लिया था ऐसा, ऐसे बहुत सारे लिए मैंने, n+1 n+2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल a raised to n। अब इस एक एग्जांपल से बहुत सारे एग्जांपल क्रिएट कर दिए जाएंगे। जैसे एक वैल्यू 1 पुट किए तो एक खुद एग्जांपल है, 2 पुट की, 3 पुट की, जैसे बहुत सारे आंसर आते रहेंगे। तो इसका आंसर आया था हमारे पास n n+1 n+2 डिवाइडेड बाय क्वेश्चन ही लिख रहा हूं मैं। फिर इसका भी हमने आंसर निकाला था। इसका यूज करके हमने निकाला था, z क्यूब के टर्म में आता है यहाँ पे, तो क्यूब के टर्म में आता है आपके पास आंसर था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। यहाँ पर आएगा आपके पास z क्यूब, यहाँ z क्यूब डिवाइडेड बाय z माइनस a क्यूब, और यहाँ पे a भी रहेगा शायद, यहाँ पे a भी आएगा यहाँ पे, फिर पहले वाला। तो ठीक हो गया, अब ये हो गया। उसके बाद फिर और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हमने, ये लेसन 1 में पढ़ा था। अब सपोज एक ही जगह आपने 1 ही पुट कर दिया, तो एक क्या कहता हूँ मैं, एक ही जगह सपोज आपने यहाँ पे 1 पुट किया, यहाँ पे सपोज हमने एक ही जगह 1 पुट किया, तो ये हट जाएगा आपके पास, यहाँ ये हट जाएगा, और यहाँ पे आपके पास आएगा 1। अगर आपने एक ही जगह 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे आएगा सिर्फ 1, यहाँ पे z माइनस 1। तो ऐसे एक ही वैल्यू पुट करते जाइए आप, जो भी रहेगा एक ही वैल्यू अलग अलग बदल दीजिए, और आपको अलग अलग क्वेश्चन मिलते जाएंगे। तो ये कुछ हमने पार्ट 1 में पढ़ा था। अब मैं नेक्स्ट पार्ट जा रहा हूँ। तो अब हम पढ़ेंगे द ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। तो उसके पहले एक और एक एग्जांपल लेता हूँ मैं प्रॉपर्टीज से बढ़ने के पहले। तो एक और एक एग्जांपल लेना चाहूँगा मैं। हमारे पास है, अगेन हमें सपोज फाइंड करना रहा, हमें फाइंड करना है फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ साइन एन थीटा, साइन एन थीटा, थीटा वेयर ए रह सकता है, ए मतलब थीटा भी यहाँ पे कांस्टेंट है, एंड जेड ऑफ कॉस एन थीटा। अब जनरली जो जेड ट्रांसफॉर्म रहता है, दो ही चीज़ें का निकाला जाता है, दो ही चीज़ों का निकालते हैं हम जनरली। एक तो रहता है आपका ए रेस टू एन, या फिर एन रेस टू के, और इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन, इसके अलावा कोई फंक्शन नहीं रहता है, इसके अलावा कोई रहेगा नहीं। तो ये दोनों रहेगा, इनके कॉम्बिनेशन रहेगा। आप देखिएगा क्वेश्चन में यही दोनों घूम फिर के अलग अलग तरीके से रहेंगे, चाहे शिफ्टेड हो, फैक्टोरियल लगा हो, या डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, पर ऐसे एग्जाम्पल नहीं रहते हैं। अब ऐसे तो नहीं निकलेगा मतलब। तो ऐसे कोई भी एग्जाम्पल इसके अलग फॉर्म में दिख रहे हैं, अदर देन ए और एन, ए नहीं हो या एन नहीं हो या उनके कॉम्बिनेशन में नहीं हो, हम क्या करेंगे, ऐसे जो एग्जाम्पल इस टर्म में नहीं दिख रहे, हम इसमें उसको रिड्यूस करेंगे बाय यूजिंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, या कोई और फार्मूला जो आपने पढ़ा है, तो मैं करने वाला हूँ। तो आपको फिर से बता दूं कि जेड ट्रांसफॉर्म दो ही चीज़ों का निकलता है, एक तो एरेस टू एन हो या एन हो, या इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो। ऐसी चीज़ों के नहीं निकलेंगे डायरेक्ट, तो हम ऐसी चीज़ों को इसी फॉर्म में लेके आएंगे। तो अब उसके बाद, अब अगर आपको साइन का सेपरेट क्वेश्चन दिया है या कॉस का सेपरेट दिया है या दोनों का एक साथ दिया है, तो मेहनत उतनी ही लगती है, इसलिए हम दोनों को कभी भी एक साथ ही करते हैं। सपोज आपको सिर्फ साइन का ही पूछा हुआ है, तो भी आप ये मेथड करोगे, कॉस का पूछा है तो भी यही मेहनत, इतनी यही मेथड करने वाला हो, या फिर दोनों के एक साथ पूछा तो भी इतना ही करना है, क्योंकि दोनों में सेम ही मेहनत लगी जाती है। तो सिंगल भी पूछा जाता है तो भी ये मेथड
लगाई जाती है। और भी मेथड्स है शॉर्टकट जो आपको लगे तो आप कर सकते हैं ना। तो अब ऐसे तो निकलना मुश्किल है, जैसे मैंने बताया कि साइन और कॉस का तो नहीं निकलेगा, हमें ऐसे ही फॉर्मूले चाहिए रहेंगे ये ए रेस टू एन और एन के। अब इसको हम उस फॉर्म में लेके आएंगे। तो आपने फिर इसके पहले 12th में भी पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा होगा यूलर्स थ्योरम करके। यूलर्स थ्योरम क्या बताता है हमारे पास कि कॉस एन थीटा, यूलर्स थ्योरम कॉस एन थीटा, या डिमॉर्स थ्योरम याद होगा आपको, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, इसकी वैल्यू होती है हमारे पास ई रेस टू आई एन थीटा। इसे बोला जाता है यूलर्स थ्योरम। अब हमें साइन कॉस का हमको जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, तो हम इसका निकालने के बजाय इसका वैल्यू निकालेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट कर लेंगे। जो भी आंसर आएगा उसके लिए रियल और इमेजिनरी पार्ट में सेपरेट किया जाएगा। तो कॉस एन थीटा जो रियल पार्ट होगा वो कॉस एन थीटा की वैल्यू रहेगी, और जो इमेजिनरी पार्ट होगा उसका वो साइन एन थीटा की वैल्यू रहने वाली है। तो नाउ स्टार्ट। तो अप्लाई करेंगे हम जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग जेड ऑन बोथ साइड। ये हमें मिलेगा जेड ऑफ कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, जेड ऑफ ई रेस टू आई एन थीटा। तो मैंने जैसे कि बताया कि हमको ई वगैरह का तो नहीं निकालना आता है, नहीं निकलेगा, सिर्फ ए का ही निकलेगा या एन का ही निकलेगा। पर ये तो ए दिख ही नहीं रहा है। और ए क्या आता है यहाँ पे आपको मालूम हो गया, हमारा फॉर्मूला ए क्या आता है, वेर कांस्टेंट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, देखो इसको लिखा जा सकता है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज ऐसा ई रेस टू आई थीटा रेस टू एन। अब ये होगा ए रेस टू एन के फॉर्म में आ गया। और आपको मालूम है ई तो कांस्टेंट, आई भी कांस्टेंट और थीटा भी कांस्टेंट है, मतलब कंप्लीट ये इसी फॉर्म में होगा। दिस इज इक्विवेलेंट टू ए रेस टू एन। और इसका आंसर आपको मालूम है कि इसका आंसर क्या होता है, जेड बाय जेड माइनस ए। ये होता है आपके पास जेड बाय जेड माइनस ए। तो इसका जो आंसर होगा, तो इसका जो आंसर होगा हमारे पास ये होगा जेड बाय जेड माइनस ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ई रेस टू आई थीटा। ये होगा ई रेस टू आई थीटा। ये हमारा हो गया आंसर। ये हमको हो गया हमारा आंसर इन टर्म्स ऑफ जेड। अब हमें क्या निकालना है, कॉस की वैल्यू और साइन की वैल्यू। अब इसमें रियल पार्ट निकालना पड़ेगा, इमेजिनरी थी। ये जो कंप्लीट को ये दिख रहा है हमको इमेजिनरी नंबर हो गया। और इमेजिनरी नंबर को अगर आपको सेपरेट करना रहा तो उसको ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखा जाएगा। तो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं हम इसको जो है इसको लिखेंगे हम ए प्लस आई बी के फॉर्म में लिखने वाले हैं। तो ए प्लस बी के फॉर्म में लिखना है तो कैसे किया जाएगा। और एक याद रखना आपको कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जनरली डिनोमिनेटर में लिखने से अवॉइड किया जाता है। अब इसको आपको हटाना है। अब क्या करोगे, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड एंड मल्टीप्लाइड बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ये इसी का ही। अब मैं क्या करूँगा, ये जो है हमारा आर एच एस, इसमें डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करने वाला हूँ। तो आपको मालूम होगा अगर ए प्लस आई बी है हमारे पास, ए प्लस आई बी होता है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास, ए माइनस आई बी। तो आपको ध्यान रहे मैंने इस प्लस का माइनस नहीं किया हूँ, इस प्लस का माइनस नहीं किया मैंने आई का साइन चेंज किया हूँ। अगर आई प्लस है तो माइनस किया जाता है। सपोज यहाँ पर आ रहता था, अगर मेरे पास ई रेस टू आई थीटा है तो इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या होगा, ई रेस टू प्लस आई थीटा होगा। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के केस में आई का साइन बदला जाता है, और अगर ये प्लस का जो माइनस बोलते हैं वो रेशनलाइज बोलते हैं। तो जेड होगा हमारे पास, जेड होगा हमारे पास जेड माइनस ई रेस टू आई थीटा ऑलरेडी है। अब इसको हमने मल्टीप्लाई किया इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से, तो जेड माइनस प्लस जेड माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय जेड माइनस ई रेस टू माइनस आई थीटा। हमने क्या किया, इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता क्या है, प्लस आई का साइन माइनस आई में किया जाता है, बस ये चीज़ें रहती है। प्लस का माइनस नहीं करते तो बहुत सारे बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। इसको क्या करते हैं, इसको जेड प्लस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये जो प्रोसेस हुई ये हो गई, इसको रेशनलाइज करना हो गया। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब आई का साइन चेंज करना, आई का। तो जहाँ पे भी आई होगा चाहे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर, वहाँ का हम चेक करते हैं कि यहाँ आई था इसलिए हमने यहाँ प्लस का माइनस किया। अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको मालूम है ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 4 बार है तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे,
इसको इससे, फिर सिमिलरली इसको इससे किया जाएगा और इसको इससे मल्टीप्लाई किया जाता है। तो मल्टीप्लाई तो जेड स्क्वायर फर्स्ट इसको और जेड माइनस जेड ऑफ ई रेज़ टू माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय, अब इसको भी ये होगा जेड स्क्वायर माइनस ये होगा उधर जाएगा जेड माइनस ई रेज़ टू माइनस आई थीटा। तो यहाँ पे आज से आपको भी बार देना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा आपका माइनस जेड ई रेज़ टू आई थीटा प्लस माइनस माइनस प्लस होगा, और ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, क्या होगा ई रेज़ टू आई थीटा इंटू ई रेज़ टू माइनस आई थीटा, बराबर है। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा आगे, तो ये इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, तो ये होगा आपके पास जेड स्क्वायर माइनस जेड ई रेज़ टू माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जेड स्क्वायर एज इट इज, यहाँ पे देखिए दोनों इसमें माइनस जेड कॉमन है तो माइनस जेड कॉमन ले लूंगा मैं यहाँ पे, तो जेड कॉमन है, और यहाँ भी ई और यहाँ भी, ये तो प्लस वाला पहले लिखा जाता है कभी भी, ई रेज़ टू आई थीटा आपने निगेटिव लिखा तो भी कोई गलत नहीं होगा, वो ई रेज़ टू माइनस आई थीटा, पर मैथ्स में कभी भी कोई भी चीज़ें प्लस को पहले लिखी जाती हैं। अब ये तो दोनों चीज़ें सेम ही चीज़ है, सेम चीज़ है, बेस इसका सेम है और पावर में अपोजिट साइन है, तो ये क्या होगा आपके पास, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास ई रेज़ टू जीरो, और ई रेज़ टू जीरो की वैल्यू आपको मालूम होगी, ई रेज़ टू जीरो की वैल्यू होती है 1। ये हो गया हमारे पास। अब कुछ और फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, हमें कुछ और फॉर्मूले लगेंगे, उसको बता देता हूँ आपको मैं। यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज होगा और यहाँ पे भी होगा, तो अब क्या करेंगे, एक फॉर्मूला अगर आपको याद होगा तो एक फॉर्मूला है हमारे पास कि ट्वाइस कॉस थीटा की वैल्यू होती है, ट्वाइस कॉस थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास ई रेज़ टू आई थीटा प्लस ई रेज़ टू माइनस आई थीटा, ये वैल्यू होती है, ये वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, ये तो हट जाएगा आई, और यहाँ पे भी पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, इसके जो शुरुआत में हमने किया था वही, तो जिससे कि ई रेज़ टू माइनस आई थीटा की वैल्यू होगी आपके पास कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा करके होगा, ये होगा, ये तो हम अब ये फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इसको पुट करके हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब यहाँ पुट करूंगा मैं, तो ये होगा आपके पास जेड स्क्वायर, LHS में क्या चल रहा है आपको मालूम ही है, जेड स्क्वायर माइनस जेड, और इसकी वैल्यू होगी आपके पास कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस, यहाँ पर हो जाएगा जेड तो ऑलरेडी से, और उसकी वैल्यू आएगी 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे आएगा ट्वाइस जेड कॉस थीटा प्लस 1, ई रेज़ टू जीरो की वैल्यू होती है हमारे पास, ई रेज़ टू जीरो की वैल्यू क्या होगी 1। अब यहाँ से भी देख सकते हो, सपोज यहाँ मैंने जीरो पुट किया, ई रेज़ टू जीरो, तो यहाँ भी जीरो जाएगा, यहाँ भी जीरो जाएगा, तो साइन जीरो की जीरो और कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। सपोज आपको ये जीरो की वैल्यू याद नहीं रही, तो कॉस जीरो तो 1 होता है मालूम है सबको, साइन जीरो की वैल्यू 0, तो मैंने यहाँ जीरो पुट किया तो पूरा ई रेज़ टू जीरो कॉस जीरो और माइनस साइन जीरो, तो साइन जीरो की वैल्यू 0 और कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है। यहाँ से भी आप प्रेडिक्ट कर सकते हो, बहुत सारे तरीके निकलने के, ये हुआ। अब आप देखो, अब नीचे में तो पूरा रियल नंबर हो गया, अब इसको हम सेपरेट कर लेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में, तो ये हमारा, ये देखो आप इसको ये रियल पार्ट होगा और ये हमारा होगा इमेजिनरी पार्ट, तो मल्टीप्लाई करता है उसको, ये होगा आपका जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस थीटा एक पार्ट, अब ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा आई, और यहाँ पे होगा आपका जेड साइन थीटा, ये क्या किया मैंने, इस जेड को इससे मल्टीप्लाई किया हूँ और इस जेड को इससे मल्टीप्लाई किया, और साथ में माइनस भी है, तो ये माइनस साइन है और ये प्लस हो गया डिवाइडेड बाय, अब ये तो वैसे ही रहेगा,
इसमें आपको सॉल्व करने का स्कोप नहीं रहा। माइनस ट्वाइस जेड कॉस थीटा प्लस 1। अब सेपरेट कर लेते हैं इसके नीचे और ये इसके नीचे, बेस को हम सेपरेट कर लेंगे। और यहाँ पर और इधर साइड में आपको मालूम है क्या चल रहा है, इधर में चल रहा है हमारे पास जेड ऑफ कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा, और इधर हुआ हमारे पास जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड कॉस थीटा प्लस 1 प्लस आई यहाँ पे आई का कॉमन है ना यहाँ पे, तो आई को मैं बाहर लिख देता हूँ ऐसे। तो जेड साइन थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड कॉस थीटा प्लस 1 हो गया। अभी किस फॉर्म में हो गया आपका, ये हो गया आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म में हो गया, और ये भी आपका ए प्लस आई बी के फॉर्म में ही है। तो जब इक्वेट करेंगे तो रियल को मैच करेगा और इमेजिनरी को। थोड़ा मैं मिटा देता हूँ इधर। ये हो गया हमारा सेपरेट हो गया। देयरफॉर सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, इधर एलएचएस में हमारे पास जेड ऑफ कॉस एन थीटा, हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वेटिंग रियल और इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग और सेपरेटिंग लिख सकते हैं हम। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हमें मिलेगा इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो हमें मिलेगा जेड ऑफ कॉस एन थीटा, और रियल पार्ट है आपका जेड ऑफ कॉस एन थीटा। इसकी वैल्यू मिलेगी आपको, जो फर्स्ट पार्ट है रियल पार्ट है, ये हो गया कॉस जेड स्क्वायर माइनस जेड कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड कॉस थीटा प्लस 1। सिमिलरली अब ये होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट में आपने देखा होगा आई भी है इधर में, ये है ना, आप इधर से जब आप लिख रहे हो आप एलएचएस में हमारे पास ये है cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ये तो रियल पार्ट हो गया हमारा, ये रियल पार्ट हो गया, ये रियल पार्ट हो गया। अब इमेजिनरी पे देखो यहाँ पे आई भी है यहाँ पे, तो ये आई से आई कैंसिल हो जाएगा, तब हम आई को लिखेंगे नहीं यहाँ पे, तो आई कैन बी ड्रॉप फ्रॉम बोथ साइड। ये होगा आपका साइन एन थीटा इक्वल टू होगा आपके पास जेड साइन थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड कॉस थीटा प्लस 1। ये हो गया हमारा, निकाल लिया हमने फाइनली, और ये होगा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है हमारा ये जेड ऑफ साइन एन थीटा एंड कॉस एन थीटा। तो इसमें कुछ और चीजें लगती है, वो भी बता देता हूँ आपको मैं। अभी थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू कांस्टेंट है, या फिर ये एंगल है तो एंगल की वैल्यू क्या क्या रहेगी यहाँ पे, वो भी देखते हैं हम। तो अब नोट करके आपको याद रखना है, क्योंकि फॉर्मूले जब हम इनवर्स निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ काम आएगा। तो सपोज हमने यहाँ पे पुट किया थीटा इक्वल टू, पुट किया हमने यहाँ पे थीटा इक्वल टू पाई बाय 2। थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 पे ही होगा, वो पाई पे नहीं होगा, सीधा आपको थीटा की वैल्यू पाई बाय 2 ही पुट कर सकते हैं हम। थीटा की वैल्यू यहाँ पे पाई
नहीं पुट करना है, पाई अगर पुट नहीं पाई नहीं पुट करना है तो आएगा ही नहीं, जीरो हो जाएगा, पर इसी के लिए सर्वाइव होगा। हर एक चीज आपको याद रखना है कि कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 0 एंड साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ये दोनों फॉर्मूला हम यूज करेंगे। सपोज हमने ये दोनों फॉर्मूला यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे हमारा मिलेगा z ऑफ cos n पाई बाय 2। यहाँ पे जहाँ जहाँ पे थीटा यहाँ पे पुट करोगे आप, यहाँ पे पुट करोगे, और यहाँ पे क्या होगा देखो आप, ये cos पाई बाय 2 की वैल्यू अगर मैंने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे पुट किया मैंने cos पाई बाय 2, यहाँ पे भी पुट किया जाएगा cos पाई बाय 2। तो cos पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है हमारे लिए 0, तो ये टर्म 0 होगा और ये हट जाएगा, तो ये पुट करने पे हमें मिलेगा z स्क्वायर माइनस z cos थीटा बाय पाई बाय 2, और यहाँ मिलेगा हमें उसका z स्क्वायर माइनस ट्वाइस z cos पाई बाय 2 प्लस 1। अब cos पाई बाय 2 की वैल्यू तो 0 होती है, तो यहाँ पुट कर दो आप, ये मिलेगा हमें z स्क्वायर, ये तो 0 होगा और यहाँ पे बचेगा आपके पास z स्क्वायर प्लस 1। अब सिमिलरली अगर हमने यहाँ पे पुट किया तो यहाँ पे आएगा आपका पाई बाय 2 और यहाँ पे आएगा आपका पाई बाय 2। इसकी वैल्यू तो 0 होती है और इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या होगी आपके पास 1। देयरफॉर एंड z ऑफ cos sin n थीटा बाय 2 sin n पाई बाय 2 वेयर थीटा इक्वल टू पाई बाय 2, ये मिलेगा हमें, यहाँ पुट कर दो आप, तो z ऑफ sin पाई बाय 2 और होगा आपका z स्क्वायर माइनस ट्वाइस z cos पाई बाय 2 प्लस 1। अगेन आपको मतलब साइन पाई बाय 2 की वैल्यू देखो 1 होगी और cos पाई बाय 2 की वैल्यू 0 होती है, तो ये होगा हमारे पास साइन z बचेगा सिर्फ और यहाँ बचेगा z स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली हमने ये और एग्जांपल ले लिया। अब मैं दूसरा जा रहा हूँ प्रॉपर्टीज से, तो हम स्टार्ट करेंगे। अभी हो गया हमारा पूरा डेफिनेशन से हमने अच्छे से निकाल लिया। इसका यूज करके आप बहुत सारे एग्जांपल निकाल सकते हो, ऑलमोस्ट वही एग्जांपल रहने वाले हैं। कुछ और आप कोई भी बुक रेफर करो, ये ज़्यादा एक की वैल्यू बदली हुई होगी यार, करते हुए चले जाओगे। अब मैं जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहा हूँ, इसी में से जेड ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज क्यों लगाते हैं हम, ये भी आपको समझना जरूरी है। यहाँ पे हर एक एग्जाम्पल को आप डेफिनेशन से भी कर सकते हो और हर एक एग्जाम्पल को प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो। तो प्रॉपर्टीज लगाई कब जाएगी, तो मेन अगर एक्चुअल में देखा जाए तो यहाँ पे तीन ही चीज का जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकाला जाता है। पहला होता है आपका a raised to n एंड n raised to k। जब कोई भी चीज पढ़ी जाती है तो उसका पढ़ा जाता है, फिर उसके एडिशन का पढ़ा जाता है, डिवीजन का पढ़ा जाता है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन का पढ़ा जाता है, ऐसी सारी चीजें पढ़ी जाती है। ये सिंगल आपने निकाला डेफिनेशन से, ये भी आपने निकाला। फिर अब इनका अगर मल्टीप्लिकेशन आया, अगर आपका मल्टीप्लिकेशन आया तो आप कैसे निकालोगे, तो इसका तो इसको भी आपने डेफिनेशन से निकाला ही है। अगर फिर ऐसे आ गया a raised to n by n raised to k ऐसे आया तो कैसे निकालेंगे, इसको भी हमने डेफिनेशन से निकाला, इसको भी। पर इसको और भी कोई शॉर्टकट टेक्निक है ना, किसी को लगा कि मैं डेफिनेशन से नहीं पढ़ना चाहता, मुझे कुछ अलग टेक्निक से पढ़ना है, तो इसको आप शॉर्टकट टेक्निक से भी कर सकते हो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। पर ये प्रॉपर्टी कब लगेगी, जब उसमें दो चीजें ही रहना चाहिए, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन रहेगा तो ही हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो अब यही एग्जाम्पल जो हमने ऑलरेडी डेफिनेशन से किए हैं, हम इसको अगेन प्रॉपर्टी से कर रहा हूँ। आंसर वही रहेगा, आंसर यूनिक रहता है, आप किसी भी मेथड से लगाओ। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहली प्रॉपर्टी, इसमें प्रॉपर्टी बहुत सारी है, मैं पहली प्रॉपर्टी लेता हूँ अपने पास। एक और एक प्रॉपर्टी है, बोलते हैं हम जिसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सपोज आपको निकालना रहेगा लीनियरिटी प्रॉपर्टी क्या बताती है। सपोज हमारे पास दो फंक्शन है एफ ऑफ एन प्लस बी इंटू जी ऑफ एन, ऐसे दो फंक्शन है। अगर आपको निकालना रहेगा तो क्या करना पड़ेगा, उसको लाइन से निकालना पड़ेगा, इसका सेपरेट और इसका सेपरेट। तो ये जेड को क्या करेंगे हम, इसको सेपरेटली ऑपरेट करने वाले, तो इसका होगा आपका जेड ऑफ एफ एन प्लस, अब ए तो कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, हम बी को बाहर ले लेंगे, बी जेड इंटू जी ऑफ एन ऐसा। अब जेड ऑफ एफ एन को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एफ एन से, प्लस बी इंटू ये रहेगा आपका
कैपिटल जी ऑफ जेड, ये हो गया आपका जेड ट्रांसफॉर्म। ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, कोई खास नहीं बताती कि बस अगर जेड अगर दो तो आपको दो अलग अलग तरीके से निकालना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं करोगे कि पूरा इसको एक बना लो फिर उसका निकालो, ऐसा नहीं है, ये दोनों सेपरेटली ऑपरेट होंगे। तो ये तो बहुत आसान है, जैसे मैंने अगर यहाँ पे लगाया, सपोज इसका प्रॉपर्टी लगाया मैंने, ये प्रॉपर्टी क्या बताएगी, सपोज मुझे निकालना रहेगा z ऑफ 2n प्लस n करके निकालना रहेगा। तो ये दोनों अलग अलग फंक्शन है, 2n अलग है, n अलग है। तो इसका मैं एक कंबाइन आंसर मैं सोचूं कि इसको कुछ तो भी एक बना लूं और इसको मैं निकाल तो नहीं होगा, जैसे मैं बोलना चाहता हूँ कि 2+3 इसका एक क्या होगा आपके पास 5, एक ही नंबर बन गया। और इसको बना के आप एक कोई चीज नहीं बना पाओगे, आपको इसको 2 को अलग निकालना पड़ेगा और n को अलग। हम इसे कैसे करेंगे, तो बाय यूजिंग लीनियरिटी प्रॉपर्टी अब इसे हम क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। तो z ऑफ 2n प्लस z ऑफ n ऐसे ऑपरेट होगा। अब इसका तो ऑलरेडी हमने पहले ही निकाला है आंसर, ए रेस्ट, अब ये किस फॉर्म में आएगा आपका a रेस्ट टू n, और a रेस्ट टू n का आंसर क्या था, ये हमारा ये फॉर्म है, ये हो गया आपके पास a रेस्ट टू n का फॉर्म हो गया। सभी के स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं, मैंने शुरू में बताया हूँ, अब फॉर्मूला याद रखना है आपको। तो a रेस्ट टू n का होता है z बाय z माइनस a, इसका आंसर होगा आपके पास z बाय z माइनस 2 प्लस इसका भी आंसर निकालो, ये सभी आपको याद रखना है। तो इनका होगा आपके पास z बाय z माइनस 1 होल स्क्वायर, ऐसा। देखो आपने दोनों को सेपरेटली निकाला, बाद में चाहे तो आप इसे और मल्टीप्लाई करके सिंपल करो, पर आपको ये सेपरेट सेपरेट निकालना पड़ेगा। तो इसे ही बोलते हैं हम लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो अब आते हैं हमारा, ठीक है, जैसे कि हमने शुरू में निकाला, ये इसको ऐसे लेके चलना पड़ता है, जैसे a रेस टू n, ये पूरा मैप इसी के हिसाब से बनाना पड़ता है कि हमें पढ़ना कैसे। a रेस टू n है आपके पास, n रेस टू k है, तो आपने सेपरेट निकाल लिया इसको। अब अगर एडिशन में रहा a रेस टू n प्लस माइनस जो भी रहा n रेस टू k, तो भी आपने देखा हमने कैसे निकाला, दोनों को सेपरेट निकालेंगे और वही फॉर्मूला लगेगा। अब नेक्स्ट आता है अगर ऐसे रहा a रेस टू n इंटू n रेस टू k करके रहा, तब मैं कैसे निकल, और n रेस टू k, n रेस टू k बोलना, n रेस टू k और a रेस टू n रहा, तब कैसे निकाला जाएगा। ये दोनों भले जैसे 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 एक ही चीज होता है, पर यहाँ पे आंसर दोनों का सेम आएगा, पर इसको मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ और इसको मैं अलग तरीके से कर सकता हूँ, दो वे होगा यहाँ पे। तो इसके बाद नेक्स्ट हम जाएंगे तो a रेस टू n बाय n रेस टू k करेंगे। अब ये पॉसिबल है, अब ऐसा पॉसिबल नहीं होगा n रेस टू k बाय a रेस टू n, ये ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, ये नहीं होगा। तो सिर्फ इसमें डिवीजन में एक ही पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अब हम आते हैं इस पे, तो हमें निकालना रहेगा, तो अभी जो नेक्स्ट है आपके पास, अब कैसे निकालना है हमको, z ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है आपको, z ऑफ a रेस टू n इंटू एफ एन, ऐसा, और एफ एन आपका n रहेगा, कुछ भी रहेगा जो भी रहेगा, तो ज़्यादातर केसेस में नहीं रहता है। तो अब ऐसी चीज़ का ऐसे अगर ऐसा रहा, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, शॉर्टकट से या बाय अदर देन डेफिनेशन से कैसे निकाल सकते हैं, तो निकाल सकते हैं। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं चेंज ऑफ स्केल, इसको बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्केल। तो ऐसे ऐसे जो पेयर होते हैं जिसमें a रेस टू n रहे और एफ एन रहे, ऐसी चीज का z ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के लिए पहला तो एक आप डेफिनेशन से निकालोगे, और हमने निकाला भी है। और दूसरा चीज है प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी इसमें, तो वो जो प्रॉपर्टी ऐसे पेयर को सॉल्व करके देती है, तो उसे बोलते हैं हम चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो चेंज ऑफ स्केल, तो प्रॉपर्टी क्या बताती है आपके पास, इफ, आपको याद रखना है, इफ z ऑफ एफ एन अगर आपको मालूम हो, वो आपको एफ एन आपका मालूम रहना चाहिए, या ऐसा फंक्शन रहना चाहिए जिसका z निकलता हो। आप अपने मन से ऐसा फंक्शन ले लोगे जिसका z निकलता ही नहीं, तब नहीं लगेगा। फर्स्ट कंडीशन एफ एन का एफ जेड एग्जिस्ट होना चाहिए, आना चाहिए आपको, तो ही ये प्रॉपर्टी लगेगी। तो इफ, देखो इफ है ना, स्ट्रिक्टली बोला गया कि इफ जेड ऑफ एफ एन इज पॉसिबल, तो एफ ऑफ एन जेड एफ ऑफ एन। अब एक आधा कोई बच्चा आएगा कि मैं ये भी लेना चाहता हूँ, और ठीक है लो भाई, पर उसका जेड ट्रांसफॉर्मेशन निकलता है क्या, ये आपको मालूम है क्या, तो ही निकालोगे आप। इफ जेड ऑफ एफ एन अगर आपको मालूम है, एफ ऑफ जेड, देन जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंटू एफ एन क्या होगा। तो बहुत सिंपल है, ये जो आपने एफ एन का जो एफ जेड निकाला है, इसी का यूज करके हम कंबाइन आंसर निकालेंगे। अगर आपको एफ एन का आंसर मालूम है, अगर मैंने एफ एन में हल्का सा मॉडिफिकेशन कर दिया, मतलब एफ एन इंटू एन किया, तब मुझे कुछ नया निकालने की जरूरत है नहीं है, मैं इसी आंसर को मॉडिफाइड करूंगा, और वो जो आंसर होगा मेरा रिक्वायर्ड दोनों का आंसर होगा। तो क्या मॉडिफिकेशन किया जाता है, बहुत सिंपल है, ये होगा आपके पास एफ ऑफ जेड बाय ए कर देते हैं। तो जहां जहां पे जेड रहेगा हम वहां पे जेड बाय ए से रिप्लेस करेंगे, तो वो होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर।
इसके अगर z के जगह आपने z/a कर दिया तो ये टोटल का आंसर होगा। बस सिंपल है। अब मैं निकाल रहा हूँ और याद है ये सिर्फ कॉम्बिनेशन पे ही लगेगा, ये प्रॉपर्टी लगने के लिए दो चीजें रहना चाहिए। तो मैं निकाल रहा हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ आपको। तो अब हमें फाइंड करना है, सॉल्व करना है, फाइंड z ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग अबो प्रॉपर्टी, मतलब यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो पहला एग्जांपल लेता हूँ, हमें निकालना है z रेस टू a रेस टू n, a रेस टू n। अब मैंने तो बोला कि ये तो कॉम्बिनेशन पे ही लगेगा, पर यहाँ पे तो एक ही चीज़ है, a रेस टू n तो है, a रेस टू n और fn कहाँ है, ये बगैर कॉम्बिनेशन के तो होने नहीं वाला है। तो देखो अभी आप इसको भी हम निकाल सकते हैं, अगर देखो तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना। अब इसको हम कंपेयर करेंगे ये इससे और हम fn निकालेंगे। तो ना अभी आप सभी को मालूम है कि जो a रेस टू n है, दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज a रेस टू n इंटू वन, लिख सकते हैं हम, और वन रेस टू n, ऐसा वन रेस टू n की वैल्यू वन ही होती है। ये हो गया आपके पास a रेस टू n इंटू fn। आप कंपेयर करो इसको, an से an कैंसिल और fn की जगह क्या बचेगा आपके पास, वन। तो fn हो गया हमारे पास यहाँ पे वन, या फिर वन रेस टू n तो भी चलता है, क्योंकि वन के ऊपर n का कोई मतलब नहीं होता। अब ये आपने fn निकाले, अब क्या निकालना पड़ेगा fn का आपको, fz। अब यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करोगे अब आपको डेफिनेशन से और निकालने की जरूरत नहीं है ना। अप्लाई z ऑन बोथ साइड, अप्लाइंग z ऑन बोथ साइड, z ऑफ fn हो गया हमारे पास z ऑफ वन। अब ये जो है ना हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, हमारे पास जो फॉर्मूला है कौन सा है, z ऑफ वन का फॉर्मूला होता है हमारे पास z बाय z माइनस वन, और z ऑफ fn को क्या बोलते हैं हम, f ऑफ z। स्टैंडर्ड नोटेशन आपको याद रखना है, z ऑफ fn को बोला जाता है, ये है ना यहाँ पे z ऑफ fn को fz, और z ऑफ वन क्या होगा आपके पास, z बाय z माइनस वन। यही फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप डायरेक्ट अप्लाई करो। ये तो निकल गया आपका। हाँ, तो हमें तो सिर्फ हमारा तो एफ ऑफ जेड मिला है, हमें सिर्फ एन का नहीं निकालना है, हमें सिर्फ एन का नहीं निकालना है, हमें एन इंटू वन का निकालना है, कॉम्बिनेशन का निकालना है। तब क्या करूंगा मैं, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला सबसे पहले आप एफ एन का एफ जेड निकालोगे और बाद में एफ जेड को आप मॉडिफाइड करोगे। कैसे मॉडिफाइड करोगे, जेड की जगह आपको जेड बाय ए रिप्लेस करना है। तब हम क्या करेंगे, रिप्लेस या फिर पुट, रिप्लेस करते हैं या फिर पुट, पुट करो आप यहाँ पे, पुट z इक्वल टू z बाय ए, यहाँ पे हो जाएगा आपका f ऑफ z बाय ए। हम क्या करते हैं, पहले ही जो जो चीज़ें हमें आंसर में लग रही है उसके हिसाब से हम मॉडिफाइड कर लेते हैं और बाद में फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो हमें फॉर्मूले में क्या क्या चाहिए था, एफ जेड हमने निकाला, बाद में एफ ऑफ जेड बाय ए चाहिए था, वो भी हम निकाल रहे हैं। यहाँ पे होगा, ये होगा जेड बाय ए, जेड बाय ए माइनस वन। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो आपको सॉल्व करना आता ही है, तो जेड बाय ए, ये z माइनस ए, यहाँ पे होगा आपके पास a, और ये कैंसिल, तो ये बचेगा हमारे पास z बाय z माइनस ए। नाउ अभी तक हमने निकाला नहीं है, नाउ वी नो दैट z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ an इंटू एफ एन, an इंटू एफ एन की वैल्यू क्या होती है, तो n इंटू एफ एन की वैल्यू होती है हमारे पास f ऑफ z बाय ए। तो हम सारी चीज़ें तो हमने निकाल लिया, अब यहाँ पे पुट कर देंगे। Therefore, ये हो गया हमारे पास एन, एन तो एन ही रहने वाला है, और एफ एन की जगह वन है, तो एफ एन अब मैं वन नहीं लिखूंगा यहाँ पे। और एफ ऑफ जेड बाय की वैल्यू क्या मिली हमको, ये जेड बाय जेड माइनस ए, जो हमने पहले भी डेफिनेशन से निकाला है, तो यही आंसर है, तो हमारा ये परफेक्ट है। सपोज आप अपने मन से 2:n 3:n की वैल्यू आप अलग अलग लेते जाओ, और ऐसे ही आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो। ये हो गया। तो मैं दूसरा बताता हूँ। अब सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूँ, एक और एक मैं एक और एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल लूंगा मैं। अब हमें निकालना रहेगा z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n इंटू एन करके। अब n स्क्वायर रह सकता है, क्यूब रह सकता है, जो भी रह सकता है। तो n इंटू एन करके अगर रहा आपके पास, तो फिर से आपको n इंटू एन है, तो अब आपको क्या करोगे आप, ये इस फॉर्म में n इंटू एफ एन, ये हमारे इसी फॉर्म में दिख रहा है। अब क्या करेंगे, an इंटू एफ एन से कंपेयर करेंगे, एफ एन निकालेंगे,
हमें एफ एन चाहिए रहेगा, एफ एन का एफ जेड और जेड की जगह जेड बाई आर हो, क्या होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो कंपेयर कर लो आप, लेट एन इंटू एन होगा आपके पास, ये होगा आपके पास एन इंटू एफ ऑफ एन। तो कंपेयरिंग, इससे तो कैंसिल होगा और ये एफ एन की जगह क्या होगा आपके पास एन। तो कंपेयरिंग हमें मिला एफ ऑफ एन की वैल्यू मिल गई हमें एन। अब क्या करेंगे हम इसका एफ जेड निकालेंगे। तो अप्लाइंग एफ जेड ऑन जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बोथ साइड, तो अप्लाइंग जेड ऑन बोथ साइड, एफ एन होगा हमारे पास जेड रेस टू एन। और आपको मालूम है एफ एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म हम एफ जेड डिनोट करते हैं एफ ऑफ जेड, और जेड रेस टू एन का आपको आप फॉर्मूला याद रखना। अब यहाँ पे डेफिनेशन से नहीं निकाला है, यहाँ पे हम अप्लीकेशन कर रहे थे, तो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उसको यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। अगर ऐसे लिखा रहा कि आप इसको भी डेफिनेशन से निकालो तो फिर आपको इसको डेफिनेशन से भी निकालना पड़ेगा, पर यहाँ पे नहीं निकालना पड़ता। ये होगा आपके पास जेड बाय जेड माइनस वन होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम, हमें आंसर में क्या चीज हमने निकाला, हमने एफ एन का एफ जेड निकाला, एफ ऑफ जेड बाय निकाल लेंगे हम ना। ये होगा हमारे पास, अब हम निकाल लेते हैं देयरफॉर एफ ऑफ जेड बाय ए। ये जो एग्जांपल जहाँ जहाँ पे जेड, वहाँ पे जेड बाय पुट करो आप, तो ये मिलेगा आपको जेड बाय ए डिवाइडेड बाय जेड बाय ए माइनस वन होल स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे हम, ये बचेगा आपके पास जेड बाय ए, ये होगा जेड स्क्वायर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो जेड माइनस ए, स्क्वायर है आपको पता, बाहर आएगा तो ये भी स्क्वायर करके आएगा, इससे ये कैंसिल होगा और एक ए यहाँ पे बचेगा। तो आफ्टर सिंप्लीफाइंग हमें मिलेगा ए रेस टू जेड जेड माइनस ए होल स्क्वायर, ये मिल गया हमें। अब ये जो आंसर आई ये किसकी वैल्यू, टोटल वैल्यू, ये किसकी वैल्यू है आपके पास, फाइनल आंसर है ना। वी नो दैट फाइनल आंसर है, वी नो दैट जेड रेस टू एन इंटू एफ एन की वैल्यू होती है हमारे पास एफ ऑफ जेड बाय ए, एफ ऑफ जेड बाय ए। देयरफॉर जेड ऑफ ए रेस टू एन, एफ एन कितना है हमारे पास यहाँ पे एन, और एफ ऑफ जेड बाय हो गया तुम्हारे पास ए जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए होल स्क्वायर, ये हो गया अपना रिक्वायर्ड आंसर। और कुछ एग्जांपल लेता हूँ मैं आपके लिए, इसलिए आपको अच्छे से समझ जाए। तो और कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, आपको अच्छे से समझेगा, इजी है, समझ गया होगा मेरे ख्याल से। तो मैं और एग्जांपल निकाल रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी यूज करके फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द फॉलोइंग बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे जेड ऑफ ए रेस टू एन डिवाइडेड बाय एन फैक्टोरियल, ऐसा ये भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो दो पेयर में, अब तो इनटू में आता है ना, अब तो हम तो इनटू में लिखते जाते हैं, पर ये तो डिवीजन में आएगा, तो डिवीजन में कैसे होगा। तो आपको मैं बताता हूँ डिवीजन नाम की कोई चीज होती नहीं है, एक्चुअल में डिवीजन नाम की कोई चीज होती नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन ही होती है। देखो आप 2 इंटू 3 इसको लिख सकते हो ना, 2 इंटू 1/3। मैथमेटिक्स में दो ही चीज होती है, एक तो प्लस होती है और मल्टीप्लीकेशन होती है, पर बाद में हम उसको एक्स्ट्रा का माइनस भी पढ़ते हैं और डिवीजन भी पढ़ते हैं, पर दो चीज़ों से ही काम हो जाता है। जब हायर स्टडीज करोगे आप, आपको मालूम चले सिर्फ ये दो चीज़ों के लिए ही कोई चीज़ बनी होती है, इन चीज़ों के लिए नहीं बनी रहती, ये दो ही चीज़ें हैं ना। अब प्लस मतलब क्या होगा, जैसे कोई चीज़ है 2 माइनस है, आप लिख सकते हैं जैसे 2 प्लस ऑफ -3 है ना। तो किसी इसको क्या कर रहे हैं हम, 2 है और माइनस ये जो 3 का निगेटिव से हम ऐड कर रहे हैं, निगेटिव और 3 ऐड किया जाता है, ऐसा बोला जाता है। अब मैं इसे लिख लेता हूँ, तो जैसे मैंने बताया ये ए रेस टू एन इंटू एफ एन पे लगता है, पर तो डिवीजन में आ गया, अब ऐसे लिख सकता हूँ ना। दिस कैन बी ऑल्सो रिटर्न एज ए रेस टू एन एन फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होगी आपके पास एन इंटू 1/n फैक्टोरियल, अब सेम मतलब हो गया। अब इसे कंपेयर कर लेते हैं हम, एन इंटू एफ एन, एफ एन हो गया हमारे पास, एफ एन हो गया आपके पास 1/n फैक्टोरियल। अब आपको याद रहना चाहिए, प्रीवियस आपने एग्जाम्पल में प्रीवियस पार्ट में हमने पढ़ा हुआ था कैसे निकाला जाता है। तो ये जेड ऑफ एफ एन हम निकालेंगे, तो जेड ऑफ एफ एन होगा आपके पास जेड ऑफ 1/n फैक्टोरियल। तो जेड ऑफ एफ एन को हम डिनोट करते हैं एफ ऑफ जेड से, और ये होगा आपके पास
ये ए होता है e रेस टू 1/z। फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, जो हमारा फॉर्मूला है, तो हमें एफ एन चाहिए रहता है, हमें चाहिए रहता है एफ जेड, और इसके बाद क्या चाहिए रहता है एफ ऑफ जेड बाय ए। तब हम निकाल लेंगे एफ ऑफ जेड बाय ए करके। ये होगा आपके पास, जहाँ जहाँ पे ए जेड है वहाँ पे जेड बाय रिप्लेस करो, तो 1 जेड बाय ए। तो ये होगा इनवर्स हो जाएगा, तो ये होगा ई रेस टू ए बाय जेड हो जाएगा। ये निकल लिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, now we know that by using change of scale property, z transformation of a raised to n into n, a raised to n into n fn is given by f of z by a. So that substitute all the values previously we have calculated. तो z of a raised to n, n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1/n फैक्टोरियल, दैट इज मैं इसे ऐसे लिख देता हूँ। और f of z by की वैल्यू मिली हमें e raised to a by z, विच इज फाइनल आंसर। यही हमारा फाइनल आंसर है, ये z है। ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर z। और मैं लेता हूँ आपके पास, तो और एग्जांपल लेते हैं हम। सपोज हमें निकाला रहा और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जाएंगे। बस सिंपल आपका एफ एन यहाँ पे क्या करना है, आपको फर्स्ट स्टेप में आपको एफ एन पहचानना है, एफ एन का आपको एफ जेड निकालना है, उसको आपको चेंज करना है एफ ऑफ जेड बाय ए करके, और यही आपका फाइनल आंसर होगा। देयरफॉर ये होगा आपका फाइनल आंसर, ये होगा फाइनल आंसर। तो 3 स्टेप में जाते हैं हम। नेक्स्ट टाइम मैं एक और एक एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट एग्जांपल इसका, फिर हम जाएंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन बाय यूजिंग चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, और एग्जांपल है हमारे पास z of a raised to n sin n theta and z of n into cos n theta, cos n into cos n theta। तो मैं एक करके बताता हूँ, आप कर लोगे आप, ये मैं पहले करके बताता हूँ। तो टू फाइंड the transformation of a raised to n into sin n theta, again in first step we have to find out fn, after that f of z and f of z by r, वो क्या होगा आपका रिक्वायर्ड आंसर। तो अब आपसे कंपेयर कर लो आप, तो कंपेयरिंग तो ये मिलेगा हमें, दिस इज कंपेयरिंग विद n into fn। fn हो गया हमारे पास, here f of n become sin n theta, sin n थीटा। अब यहाँ पे आपको इसका फॉर्मूला मालूम रहना चाहिए, क्योंकि जेड ट्रांसफॉर्मेशन जेड में हर एक एग्जांपल एक फॉर्मूला करके ही होता है, हर एक एग्जांपल एक फॉर्मूला करके, तो आपको हर एक फॉर्मूले के आंसर के साथ आपको याद रखना है। अब या फिर आपको लगता था अगेन आप लंबा लंबा करना चाहते हो, तो साइन एन थीटा का फिर से अलग से आप कोने में आप उसका ट्रांसफॉर्म निकालो और फिर इसको आगे मॉडिफाइड करो, या फिर आप फॉर्मूला याद रख लो। प्रॉपर्टीज में आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्मेशन, एफ एन का होता है हमारे पास एफ ऑफ जेड, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, जेड भी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, एफ ऑफ जेड। और साइन एन थीटा का फॉर्मूला इसके पहले एग्जांपल में हमने पढ़ा है, ये होता है आपके पास जेड साइन थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस जेड कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, मैं थोड़ा इधर मिटा देता हूँ। तो ये हो गया हमारे पास। तो हम करते क्या, ये चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी में सबसे निकालते हैं हम एफ एन, पहचानते हैं एफ एन, जो हमने पहचान लिया एफ एन, उसके बाद हम निकालते हैं एफ ऑफ जेड, और उसके बाद निकालते हैं हम एफ ऑफ जेड बाय ए। एफ ऑफ जेड बाय होता है ना मॉडिफाइड एफ ऑफ जेड बाय, वही होता है हमारा फाइनल आंसर। तो हमने तो एफ ऑफ जेड निकाल लिया, एफ एन हमने पहचाना, एफ ऑफ जेड निकाला, अब हम क्या कर रहे हैं उसे
मॉडिफिकेशन, देयरफॉर एफ ऑफ जेड बाय ए हमारे पास होगा एफ ऑफ जेड बाय ए। क्या क्या हमने जेड की जगह जेड बाय को हमने रिप्लेस करते, जहां जहां पे जेड है वहां पे जेड बाय रिप्लेस किया, तो जेड बाय ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय जहां जहां पे जेड है, जहां पे जेड स्क्वायर बाय ए है तो जेड बाय ए होल स्क्वायर आएगा आपके पास, माइनस यहाँ पे आपका ट्वाइस है, ट्वाइस जेड बाय ए साइन थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे भी फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, यहाँ पे फ्रैक्शन नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन है, तो मैथमेटिक्स में जनरली फ्रैक्शन नहीं लिखा जाता है, अवॉइड किया जाता है फ्रैक्शन वगैरह लिखने के लिए। अब फ्रैक्शन आपको हटाना है, तो फ्रैक्शन अगर हटाना रहा तो क्या करोगे, आपको उसका एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम। अब एलसीएम कैसे लिया जाएगा, तो एलसीएम में क्या देखते हैं हम सबसे पहले, अब बेस में देखो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो हर एक के बेस में आपका ए स्क्वायर रहना चाहिए, तो ही हम ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे, हमको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है। तो यहाँ पे तो ठीक है जेड बाय है, यहाँ से मैं कॉमन ले लूंगा 1/a, तो यहाँ से लूंगा मैं कॉमन 1/a। यहाँ पे भी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है पर फ्रैक्शन में नहीं लिखा जाता है, जेड इंटू साइन टेन थीटा, एलसीएम से बस हम फ्रैक्शन हटाते हैं। अब यहाँ से ए स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ ए है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो अगर मुझे 1/, हाईएस्ट पावर ही कॉमन निकाला जाएगा, अगर मैंने ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे तो ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा, यहाँ पे ए स्क्वायर लाना पड़ेगा। अब क्या करेंगे हम, तो उसको एडजस्ट करेंगे पहले, उसके बाद हम कॉमन लेंगे। तो यहाँ से सपोज मैंने 1 स्क्वायर यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ से तो जेड स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे तो ए स्क्वायर था ही नहीं, तो हम यहाँ पे ए बाई ए एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे बचेगा ए स्क्वायर कॉमन आया, तो यहाँ बचेगा ट्वाइस ए जेड करके। अब यहाँ पे तो है ही नहीं, तो इसके जगह मैं एडजस्ट करूँगा ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, यहाँ बचेगा आपके पास प्लस ए स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये कैंसल, तो यहाँ पे तो 1/, यहाँ पे 2 1/, यहाँ पे एक ही है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास ए जेड साइन थीटा डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए जेड प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली आपको इसको भी कर लेना है। ये हो गए हमारी दो प्रॉपर्टी, चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी एंड लीनियरिटी। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे आते हैं हम, वो है आपका डिवीजन बाय एन। तो फिर से एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको हम कर क्या रहे हैं। तो हमने तो शुरू में आपको बता दिया आपको कि सबसे पहले मैंने शुरू में एन का निकाला, फिर एन का निकाला, फिर इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन हमने ऐसे बनाए, तो ये आपने निकाला, तो ये डेफिनेशन से निकाला आपने, इसको आपने लीनियरिटी प्रॉपर्टी से निकाली, फिर एन इंटू आपने एन निकाल लिया, ये प्रॉपर्टी लगाई। अब हम पढ़ने वाले दूसरी एन इंटू एन, तो एन इस पे इम्पैक्ट डालता है, तो ये एन भी इस पे इम्पैक्ट डालता है, तो ये इसको हमने पढ़ा चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी से, इसको बोलेंगे हम मल्टीप्लिकेशन बाय एन से। फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम ए एन बाय एन, फिर वो लास्ट प्रॉपर्टी होगी आपकी ना। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप, थर्ड प्रॉपर्टी है, अब नंबर देने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन बाय एन, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास मल्टीप्लिकेशन बाय एन, एन दैट इज कैसे रहेगा हमारे पास, जेड हमें निकालना है एन इंटू एफ एन ऐसा। और आपको ऑब्जर्व करना है, मैंने एन स्क्वायर इंटू नहीं बोला, एन क्यूब नहीं, एन इंटू एफ एन ही लगेगा तो ही लगेगा, जैसे एन स्क्वायर रहा तो नहीं लगेगा। तो जनरल नहीं बनाया, एन रेस टू के करके नहीं बनाया, जैसे लाप्लास में होता है। लाप्लास में अगर आपको याद होगा, अगर पढ़ा होगा, तो टी रेस टू एन करके होता है, टी रेस टू एन एफ टी ऐसा। यहाँ पे सिर्फ एक ही के लिए पॉसिबल है, स्क्वायर रहेगा तो नहीं, सपोज यहाँ पे स्क्वायर लेगा तो प्रॉपर्टी नहीं लेगी, यहाँ पे एन वन ही रहना चाहिए, ठीक है। तभी निकाला कैसे जाएगा, तो सिंपल है, यहाँ पे जब भी कोई प्रॉपर्टी निकाली जाती है, कोई भी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, चाहे ये लेसन हो, वो लेसन हो, या लाप्लास हो, तो सबसे पहले हम एफ एन पहचानते हैं, फिर हम एफ ऑफ जेड निकालते हैं, आपको याद रहना चाहिए, हम डायरेक्ट लिखेंगे। फिर इसको हम क्या करते हैं, मॉडिफाइड करते हैं इसको, फिर ये एफ ऑफ जेड को क्या किया जाता है, मॉडिफाइड किया जाता है एफ ऑफ जेड को, और वही होता है आपका फाइनल आंसर। तो आप मॉडिफिकेशन कैसा होगा, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। सपोज आपने चेंज ऑफ स्केल लिया, तो आपने एफ ऑफ जेड बाय करते हैं। अब क्या करेंगे हम, जब मल्टीप्लिकेशन रहा तो इसको डेरिवेटिव लिया जाएगा, तो उल्टा रहता है, इधर इधर ऐसे याद रखना आपको, यहाँ पे अगर मल्टीप्लिकेशन है और इधर में डिवीजन है, अगर मल्टीप्लिकेशन है मतलब जोड़ना है ना, मल्टीप्लाई करना मतलब कैसा हो गया, तो इसका उल्टा रहता है, तो इसका क्या रहेगा, इधर डेरिवेटिव होगा। डिवीजन, तो डिवीजन का ये तो डिवीजन मतलब तोड़ना वगैरह हो गया, समझ लो, काटना समझ लीजिए। तो इसका अपोजिट क्या होगा, जोड़ना, तो जोड़ना मतलब क्या होगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन।
तो अपोजिट रहता है, एक तरफ आपका ऑपरेटर रहेंगे और एक तरफ आपका नॉर्मल वाले ये रहेंगे, मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन, और दूसरी तरफ क्या रहेगा आपका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन। सपोज ये इधर रहा और एक दूसरा पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पे, सपोज इधर में डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है तो इधर साइड में डेरिवेटिव का अपोजिट क्या होगा मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे रहेगा आपका डिवीजन। ऐसा ये सारी चीजें याद रखना है। तो मल्टीप्लीकेशन है मतलब आंसर को कैसे मॉडिफाइड करोगे, आंसर को आप ये डेरिवेटिव रहोगे, ये आंसर रहेगा आपका, ये आंसर, और ये रहता है आपका क्वेश्चन में अगर मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर में डेरिवेटिव करोगे आंसर का, क्वेश्चन में अगर डिवीजन पूछा है तो आप आंसर में उसका इंटीग्रेट करोगे। ये कुछ लॉजिक याद रखनी पड़ती है। तो सिंपल स्टार्ट करता फिर से आगे। तो फाइंड इस ज़्यादा नहीं रहेगा, यहाँ पे ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहती। तो एग्जांपल आपके पास फाइंड z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n, और रहेगा आपका z ऑफ n स्क्वायर, z ऑफ n क्यूब। तो मैं ये निकाल के बता देता हूँ आपको, आप निकाल पाओगे हाँ, या फिर इसके जगह मैं ये भी निकाल लेता हूँ z ऑफ n इंटू ए रेस टू n, ऐसा। तो एक की जगह मैंने 1 पुट किया तो यही मिलेगा, इसके जगह आप जब निकालोगे तो आप ये निकालना z ऑफ n स्क्वायर इंटू ए रेस टू n, फिर एक ही जगह हमने 1 पुट किया तो हमें यही मिल जाएगा। तो ये जनरल फॉर्मूला है, तो मैं इसका निकालता हूँ, इसका निकालता हूँ या फिर इसी का निकालता हूँ, एक ही चीज़ है, बस एक ही जगह लिखिएगा। तो जैसे अब ये निकालना है तो पहले इसे एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो सॉल्यूशन निकालेंगे हम सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में, टू फाइंड z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a रेस टू n इंटू ए रेस टू n, n इंटू ए रेस टू n। तो सबसे पहले आपको फॉर्म पहचानना पड़ेगा, किस फॉर्म में है। किस फॉर्म में हमारे पास ये होगा आपके पास n इंटू एफ एन के फॉर्म में, आपके पास n इंटू एफ एन। तो आप एफ एन कंपेयर करो तो यहाँ पे तो यार एफ एन मिलेगा आपके पास ए रेस टू n। सपोज आप ये एग्जांपल सॉल्व किए रहते तो आपको कैसे लिखना रहता था, n को लिखे रहते थे हमने n इंटू 1 करके। तो एफ एन क्या रहता था हमारा इस केस में, तो n इंटू 1 रेस टू n। एफ एन क्या रहता था हमारे पास यहाँ पे 1 रेस टू n करके रहा रहता था, ऐसा 1 रेस टू n। अब हम क्या करेंगे, इसका z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो अप्लाई z ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर हम z ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा एफ एन का हम लिखते हैं एफ ऑफ z, और ये होगा आपका ए रेस टू n का क्या होता है हमारे पास z बाय z माइनस ए। ओके, ये आपने एफ एन का एफ जेड, ये क्या निकाला हमने, एफ एन पहचाना, एफ जेड निकाला। अब क्या करना पड़ेगा, मॉडिफिकेशन ऑफ एफ जेड। आपको मॉडिफिकेट एक तो आपका चेंज ऑफ स्केल होगा या डेरिवेटिव होगा या इंटीग्रेशन होगा, भाई तीनों से ऑपरेट क्या करना है। ये क्वेश्चन कैसा पूछा उसके ऊपर, मल्टीप्लीकेशन है तो आंसर का डेरिवेटिव, डिवीजन है तो आंसर का इंटीग्रेशन, है कि नहीं। इधर अगर ए से मल्टीप्लाई हुआ तो आंसर को डिवाइड किया, ऐसा। अब हमको क्या करना पड़ेगा, आंसर का डेरिवेटिव। देयरफॉर नाउ अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट। अब z से आपको लिखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि एफ ऑफ जेड, ये फंक्शन कैसे z का ही है, तो z से डिफरेंशिएट करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट एफ ऑफ जेड, इधर में भी आएगा आपका डी बाय डी जेड एफ जेड बाय ए। अब आपको डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल रहेंगे z में, हर एक जो भी एफ जेड रहेगा आपका डिवीजन में ही रहता है। तो ये किस फॉर्म में होगा आपका, u बाई वी के फॉर्म में हो गया। और फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास डिवीजन का, अब हमारे पास फॉर्मूला मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ u बाई वी जो होता है वो क्या होता है आपके पास, वी डी यू माइनस यू डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अब v मतलब हो गया अपर पार्ट, u मतलब v है आपका ये लोअर पार्ट है जिसको बोलते हैं हम डिनोमिनेटर, और u होगा आपका अपर पार्ट है जिसे हम क्या बोलते हैं न्यूमरेटर। अब इसे यहाँ पुट करोगे आप, तो डेरिवेटिव एफ ऑफ जेड को मैं डी ऑफ एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय डी जेड, वी पुट करेंगे हम, वी क्या है हमारे पास यहाँ पे जेड माइनस ए। डेरिवेटिव ऑफ यू का तो लिख देता हूँ मैं पहले, डेरिवेटिव ऑफ जेड माइनस, तो यू है हमारे पास यहाँ पे, फिर यहाँ पे रहेगा जेड, डेरिवेटिव ऑफ वी मतलब है हमारे पास जेड माइनस ए डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए होल स्क्वायर। फिर से आपको मालूम है डेरिवेटिव ऑफ जेड क्या होगा, आपको सभी को मालूम है डेरिवेटिव ऑफ जेड रेस टू एन क्या होता है, एन इंटू जेड ऑफ एन माइनस 1 होगा। और डेरिवेटिव ऑफ अगर सिर्फ जेड रहा तो होगा आपके पास
1 और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होगा आपके पास 0। तो ये कुछ फॉर्मूला भी आपको मालूम है, आपने पढ़ा हुआ है। तो आ गया, मैं डेरिवेटिव ले रहा है इसका। तो डेरिवेटिव ऑलरेडी ले लिया है हमने, हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये हो गया आपके पास डी बाय डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड, और ये होगा जेड माइनस एज इट इज, और जेड का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ये, और जेड एज इट इज, और जेड माइनस वन का ए का तो 0 होगा और जेड का 1 होगा, तो ये बचेगा आपका माइनस जेड ही रहने वाला है, जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस ए होल स्क्वायर। अब ये जेड से जेड कैंसिल होगा, तो ये क्या बचेगा हमारे पास माइनस ए इंटू जेड माइनस ए होल स्क्वायर। हो गया। अब मैंने तो शायद फॉर्मूला नहीं लिखा था आपको, ये क्या किया जाएगा, मैंने सीधा एक्सप्लेन करना स्टार्ट किया था। इसका जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, ये क्या होगा आपके पास माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ एफ जेड करके होता है, ये प्रॉपर्टी बताती है। तो ये मैंने लिखा नहीं था शायद, ये मैं भूल गया। तो हो गया सारी चीज ना, वी नो दैट, ये प्रॉपर्टी फिर से लिख रहा हूँ, वी नो दैट और वी नो दैट z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a raised to n into fn, सॉरी a इंटू नहीं, यहाँ क्या रहेगा n into fn, जो होगा आपके पास n into fn की वैल्यू होती है हमारे पास माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड। पुट कर दो आप सारी वैल्यू, तो z ऑफ n, fn हमने यहाँ पे क्या लिखा a raised to n, और माइनस जेड और एफ ऑफ जेड के डेरिवेटिव की वैल्यू तो हमने यहाँ निकाला नहीं, ये तो निकाला, तो पुट कर देंगे हम माइनस ए। अब हमें अलग से निकालने की जरूरत नहीं, तो अगर तुम यहाँ से निकालते जाओगे आप, अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो लंबा हो जाता है, इसलिए आंसर में जो जो चीज़ चाहिए हम उसको पहले ही मॉडिफाई करके रख देते हैं। जैसे आपको मालूम होगा, एग्जाम्पल बता तो, घर में अगर हम कुछ बनाते हैं, हमारी मम्मी वगैरह, तो ऐसा तो होता नहीं कि जैसे आग जलाती है और फिर ये लाओ वो लाओ वो लाओ। तो खाना बनाने के पहले जो भी चीज़ें बना रहे हैं, स्पेशल चीज़ों पहले से खरीद के लेके आ जाते हैं, नमक है, ये आटा है, ये शक्कर है, ये है, फिर वो जैसे गैस जलाया जाता है उसके बाद वो डालते हैं। ऐसा हुआ कि गैस जला रहे, नमक खत्म, जाओ दुकान, ऐसा नहीं है। यहाँ भी लॉजिक लगाते हैं, जब हम फाइनल आंसर में पुट कर रहे हैं फाइनल फार्मूले में, तो उसके पहले हम सारी चीज़ें प्रिपरेशन कर लेते हैं। जैसे मुझे एफ ऑफ जेड चाहिए था, निकाला, उसका डेरिवेटिव निकालो, मैंने अब निकाल लिया। अब मैं सीधा फार्मूला लिखूंगा, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दूंगा, क्योंकि इसको एक साथ लेके चलूंगा तो लंबा हो जाएगा। तो माइनस जेड माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको मालूम होगा। देयरफॉर फाइनल आंसर हो गया हमारे पास जेड ऑफ एन इंटू ए एन, ए जेड माइनस ए होल स्क्वायर, हो गया। अब ये हो गया आपका, अब मैं निकाल के देता आपको एन स्क्वायर, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी रहेगी जो लास्ट, उसके बाद हम लास्ट नहीं रहेगी, और रहेगी, उसके बाद ये पूरा पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद जाएंगे हम इनवर्स पे, तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। तो फिर से मैं एक प्रॉपर्टी बता देता हूँ, शायद मैंने लिखा नहीं था तभी, तो एक बार और बता देता हूँ। ये प्रॉपर्टी क्या बताते हैं आपको, जब आपको निकालना रहेगा z ऑफ n इंटू एफ एन करके अगर निकालना रहेगा, तब ये फॉर्मूला लगता है। तो इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले एफ एन पहचानते हैं। तो इफ एफ ऑफ एन, और उसका जेड ट्रांसफॉर्म आपको मालूम रहना चाहिए, इफ जेड ऑफ एफ एन होगा आपके पास एफ ऑफ जेड, देन जेड ऑफ एन इंटू एफ एन जो होगा हमारे पास माइनस जेड डी बाई डी जेड ऑफ एफ ऑफ जेड, ये होती है हमारा फॉर्मूला है। तो मैंने अभी इसका यूज करके निकाला एक, अब दूसरा निकाल रहा हूँ आपके पास। नेक्स्ट है आपको निकालना है टू फाइंड, दूसरा मैंने शुरू में एग्जाम्पल लिखा था, टू फाइंड z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ n स्क्वायर।
अब ये जो प्रॉपर्टी लगती है तो कॉम्बिनेशन के लिए लगती है, दो चीजें चाहिए, एन और बचा हुआ। अब यहाँ पे तो है ही नहीं, तो अब इसको क्या लिखेंगे? आपको ऐसे भी लिख सकता है एन स्क्वायर इंटू वन। ये नहीं होगा कि यहाँ पे देखो सिर्फ एन चाहिए, यहाँ पे एन के पावर वन के लिए है। अब इसे कैसे करेंगे? तो अब इसको एन स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं, एन स्क्वायर को लिख सकते हैं हम एन इंटू एन, लिख सकते हैं ना। ये होगा आपके पास एन इंटू एफ एन, एन इंटू एफ एन। तो ये एफ एन होगा आपके पास, देयरफॉर एफ एन होगा आपके पास एन एन। तो जैसे आपने देखा होगा पिक्चरों में कभी कभी हीरो खुद ही डायरेक्टर रहता है, ऐसा है। तो ये एन जो है, भले यहाँ पे इसका मेन रोल है, ये डेरिवेटिव लेगा, पर ये खुद भी फंक्शन करके रह सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। यही यहाँ पे इस पे एन एन पे भी अप्लाई हो सकता है। एफ एन हो गया हमारे पास, यहाँ पे एन का अप्लाई करेंगे हम जेड, एफ एन का हम लिखते हैं एफ ऑफ जेड, जेड ट्रांसफॉर्मेशन। और एन का होगा हमारे पास, हमने क्या किया यहाँ पे, हमने क्या किया यहाँ पे, जेड अप्लाई किया। हमने यहाँ पे अप्लाई किया जेड, जेड ऑन बोथ साइड, जेड ऑफ एफ एन, ये मिला आपको जेड ऑफ एन। तो जेड ऑफ एफ एन होता है हमारे पास एफ ऑफ जेड, और जेड ऑफ एन होगा आपके पास, हमने इसके पहले फॉर्मूला निकाला। और आपको याद रखना है हर एक एग्जाम्पल खुद एक फॉर्मूला है, तो हर एक एग्जाम्पल विद आंसर ही याद रखना है आपको। तो जेड ऑफ एन जो रहेगा आपके पास, आपने प्रीवियसली निकाला है जेड बाय जेड माइनस वन होल स्क्वायर। अब हमें फॉर्मूले में क्या चाहिए, तो आपने एफ एन का एफ जेड निकाल लिया, अब हम निकालेंगे डेरिवेटिव, उसके बाद यही होगा हमारा कंप्लीट आंसर होगा। तो ना अब हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डिवाइडेड बाय डी जेड, फिर से डी बाई डी जेड होगा आपके पास ये जेड बाय जेड माइनस वन होल स्क्वायर। फिर से अगेन किस फॉर्म में, ये डिवीजन के फॉर्म में, यू बाय बी के फॉर्म में। और आपको मालूम होगा यू बाय बी का फॉर्मूला रहा, तो क्या लिखते हैं हम, वी डी यू माइनस यू डी वी डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर। अगेन यू क्या होगा आपका डिनोमिनेटर, और यू है हमारे पास न्यूमरेटर। और कुछ डेरिवेटिव का आपको कुछ फॉर्मूले मालूम है, तो मैं यहाँ पे उसे पुट करूँगा। ठीक है, हम डेरिवेटिव लेते हैं इसका। तो यहाँ पे आपके पास इधर साइड में चल रहा है आपके पास डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड वी पुट करेंगे, मतलब लोअर पार्ट जेड माइनस वन स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ यू का डेरिवेटिव वन होगा, माइनस फिर यू दैट इज जेड, एंड डेरिवेटिव ऑफ इसका, तो क्या होगा आपको इसका तो मालूम होगा, अगर एक आपको ब्रैकेट ऐसे जेड माइनस जेड प्लस माइनस अगर आपके पास ऐसा है एन है, तो कैसे निकाला जाता है, एन इंटू जेड प्लस माइनस ए रेस टू एन माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ अंदर का, है ना, ब्रैकेट, तो क्या होगा जेड का रहेगा वन, तो वैसे हम लगाने वाले हैं यहाँ पे, तो पावर में टू इंटू जेड माइनस वन रेस टू टू माइनस वन कितना होगा वन इंटू जेड का डेरिवेटिव वन डिवाइडेड बाय, कैसे होगा जेड का डेरिवेटिव, जेड माइनस वन का डेरिवेटिव होगा यहाँ पे, पहले पावर का लगाएगा, तो होगा आपके पास टू इंटू जेड माइनस टू इंटू टू माइनस वन होगा, और इंटू अंदर का डेरिवेटिव, तो जेड का डेरिवेटिव क्या होगा वन, ये जेड माइनस वन टू द पावर फोर। तो जब भी आप सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हो, थर्ड डेरिवेटिव ले रहे हो, तो एक चीज गारंटेड यहाँ पे होती है कि एक टर्म कैंसिल होगा, डबल डेरिवेटिव ले रहे हो तो दो टर्म कैंसिल होगा, और यहाँ से उसे कैंसिल करना है। यहाँ पे देखो जेड माइनस वन की दो टर्म है, यहाँ पे एक टर्म और यहाँ पे चार टर्म है, तो यहाँ से एक कैंसिल, कॉमन एक ही है ना, सब में तो एक कैंसिल होगा, यहाँ पे दो कर दो ऐसे नहीं, यहाँ पे सब में कॉमन चाहिए ना, तो सब में एक जेड माइनस वन एक टर्म, यहाँ से एक टर्म, यहाँ से एक टर्म, तो यहाँ बचेगा आपके पास जेड माइनस वन टर्म बचेगी, माइनस यहाँ पे बचेगा ट्वाइस जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन क्यूब। तब यहाँ से ये जेड जेड कैंसिल होगा, तो यहाँ बचेगा हमारे पास, माइनस भी कॉमन ले लूँगा, तो माइनस वन माइनस जेड प्लस जेड हो जाएगा डिवाइडेड बाय जेड माइनस वन क्यूब। देयरफॉर ये हो गया हमारे पास ना। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, ये तो सिर्फ डेरिवेटिव है, तो ना वी नो दैट, हमको मालूम है कि जेड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एन इंटू एफ एन जो होता है आपके पास, एन इंटू एफ एन, इसकी वैल्यू होगी आपके पास माइनस जेड इंटू डेरिवेटिव ऑफ डी बाय
dz ऑफ f ऑफ z। तो डेरिवेटिव तो अभी आपने निकाल लिया, तो माइनस z, और इसकी तो वैल्यू ये है, तो माइनस z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 क्यूब। ये होगा आपको माइनस माइनस कैंसल, माइनस जेड, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये होगा आपका z प्लस 1, ये होगा z माइनस 1 क्यूब। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ये हो गया आपके पास z ऑफ n स्क्वायर का। सिमिलरली आप क्यूब का निकाल सकते हो, 4 पावर का निकाल सकते हो। मैं जनरलाइज कर देता हूँ, फिर आप कोई भी एग्जांपल निकाल पाओगे। देखो अभी आपने देखा, जनरलाइज करके बताता हूँ। अब n क्यूब का निकाल पाओगे आप, n4 का पावर निकाल पाओगे, कुछ भी निकाल पाओगे आप। अब n/k का निकाल पाओगे आपको सब। अभी आपने ऑब्जर्व किया कि z अगर n/0 रहा, n/0 मतलब 1 ही होगा ना। इसकी वैल्यू होगी आपके पास, यहाँ पे क्या रहता है z, मतलब यहाँ पे 0 है तो एक कम आएगा। यहाँ पे रहेगा आपका z माइनस 1, यहाँ पे रहेगा 1 पावर, 0 से एक ज़्यादा, और यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे भी एक ब्रैकेट, जितना है तो उतने ब्रैकेट चाहिए रहते हैं। अब यहाँ पे आए सपोज z n/0 मतलब 1 ही होगा ना यहाँ पे। तो z अगर n रहा, ये तो अलग चीज़ हो गई, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये होगा आपके पास z माइनस 1 स्क्वायर। अब यहाँ पे z ऑफ n अगर स्क्वायर रहा तो ये होगा आपके पास z प्लस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1 क्यूब। सपोज मैंने यहाँ पे z n क्यूब लिखा, n क्यूब, तो ये क्या होगा आपके पास z प्लस 1 z प्लस 2 z माइनस 1, ये होगा आपके पास 4 पावर। z/4 पावर। अब इसको ऑब्जर्व करो आप, सपोज यहाँ पे 4 पावर रहेगा, यहाँ पे 4, तो z पे आएगा z प्लस 1 आएगा, z प्लस 2 आएगा, यहाँ पे z प्लस 3 भी आएगा, ये होगा 5। ऐसे में अगर जनरलाइज करते गए, देयरफॉर z ऑफ, मैंने अगर n/k लिखा, n/k, इसके हिसाब से प्रेडिक्ट कर पाओगे। मतलब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 3 ब्रैकेट रहना चाहिए, यहाँ पे 4 है तो 4 ब्रैकेट रहेगा, और यहाँ पे ये क्या होगा आपका 3 है तो इससे एक कम, 2 है तो यहाँ से इससे एक कम, ऐसे रहता है ना। यहाँ पे z माइनस जब 0 करके लिख सकते थे ना, उससे एक कम, तो z माइनस 0 मतलब इससे एक कम रहेगा आपके पास। तो z/n/k क्या रहेगा, तो पहला आएगा z प्रीवियस टर्म, तो z प्लस 1 है कि नहीं, z प्लस 2 चलते ही चला जाएगा ऐसे, और z ऑफ z प्लस इससे एक कम, तो ये होगा k माइनस 1 डिवाइडेड बाय z माइनस 1। देखो यहाँ पे ये 1 था तो 2 हो गया, 2 तो यहाँ पे 3 था, 3 तो यहाँ पे 4 था, तो इससे एक ज्यादा, तो क्या रहेगा आपका k प्लस 1। ये हो गया जनरलाइज फॉर्मूला। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे, डिवीजन बाय n करके, डिवीजन बाय n। तो डिवीजन बाय n में हमें क्या करना पड़ेगा, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, तभी आपने देखा, फिर से बता दूं, आपने an का निकाला, n का निकाला, n इंटू n प्लस का निकाला आपने, n प्लस माइनस का निकाला है कि नहीं, फिर इसके मल्टीप्लिकेशन का निकाला आपने इंटू, इसको दो तरीके से हमने पढ़ा, n इंटू के इंटू n, ये दोनों अलग अलग आंसर सेम ही आता है, पर इसको दो वे में सॉल्व किया जा सकता है। बारी आती है an बाय n/k की, ऐसा लास्ट प्रॉपर्टी होगी मतलब ये। तो अब ये प्रॉपर्टी क्या बताती है, अब ये है लास्ट प्रॉपर्टी आपके पास, डिवीजन बाय n। अब ये निगेटिव करके नहीं लेके जा सकते आप, या फिर आप सोचोगे n/k बाय a⁻n, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, ये a⁻n करके पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि आपने जितने भी देखा उसमें -n नहीं है।
या माइनस एन ऐसा रहेगा ही नहीं वो। हाँ, किसी को लगा कि चलो मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, मुझे ये प्रॉपर्टी लगानी है, मैं एक अपने मन से फॉर्मूला बना जाता है n⁻k और a⁻n। तो ये देखो, इसमें कोई केस नहीं बनेगा कि कैसे केस होगा। सपोज मैंने इसको पावर में लेके चला गया, तो ये ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा हो। ये भी मल्टीप्लिकेशन में ही हो जाएगा, अगर आपने इसको पावर में लिखेगा तो भी मल्टी, सपोज आपने लिखा n⁻k और यहाँ पे लिख दिया आपका पावर लिखेगा तो e⁻1 हो गया, है कि नहीं। तो इसको कैसे लिखोगा आप, फिर n⁻k इंटू 1/a इंटू n, ये तो ऐसे ही हो गया। मतलब फिर से ये इसी केस में कन्वर्ट हो गया। मैंने बोला डिवीजन नाम की कोई चीज होती नहीं है, ये तो यही हो गया। तो ये अलग से केस नहीं बनने वाला है, बट नीचे रहा तो ये नीचे रहा था, 1/n करके कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही केस पॉसिबल है, नहीं नीचे रहेगा। अब प्रॉपर्टी क्या बताती है हमारे पास, इफ, इसको बोलते हैं हम डिवीजन बाय n करके, डिवीजन बाय n, डिवीजन बाय n प्रॉपर्टी, डिवीजन बाय n। और याद रहे सिर्फ n ही रहेगा, n² n³ नहीं रहने वाले, नहीं तो n⁻k लिखा रहता ना। तो ये प्रॉपर्टी बताती है हमारे पास, इफ z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ एन, अगेन आपको मालूम रहना चाहिए, यहाँ पे एफ ऑफ एन का आंसर आपको मालूम रहना चाहिए, ऐसा जिसका z ट्रांसफॉर्म निकले, नहीं तो अपने मन से कुछ भी ले लेंगे तो नहीं चलेगा। आपका रहना चाहिए एफ ऑफ z, देन तो एफ ऑफ z को यहाँ पे मॉडिफाइड कैसे किया जाएगा, देन z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ n डिवाइडेड बाय, यहाँ पे n+1 है, यहाँ पे k के लिए फॉर्मूला नहीं, n+1 के लिए है, n+1 के लिए लिख, k के लिए फॉर्मूला नहीं, जनरल k को उतना पॉसिबल नहीं इंटीग्रेट करना। तो ये रहेगा आपका z⁻k, हाँ k के लिए लिखते हैं z⁻k, k की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रहेगी, यहाँ पे होगा z⁻k आएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम z टू इंफिनिटी एफ ऑफ z z⁻k+1 आपके पास। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर को आपको एक बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। आंसर को क्या करेंगे हम यहाँ पे, इंटीग्रेशन। तो देखो आप कैसे करेंगे, और एग्जांपल लेता हूँ मैं, एक ही एग्जांपल पॉसिबल यहाँ पे, ज़्यादा नहीं है, तो जनरल फॉर्मूला करके लेता हूँ मैं। तो फाइंड करो आप, फाइंड z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1/n+1 करके, या a⁻n करके भी ले सकते हैं आप, a⁻n भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो a⁻n ले लेता हूँ मैं। अब आप फिर a की जगह आप 1 2 3 4 5 चीज़ें पुट करते जाओ और आप नया नया एग्जाम्पल क्रिएट करते जाओ। तो अब हम ये फॉर्म पहचानेंगे सबसे पहले, कैसे हो गया आपका, डिवीजन फॉर्म में हो गया ना। तो डिवीजन फॉर्म में हो गया, तो अब डिवीजन में कैसे आपका ये फॉर्म कैसे हो गया आपके पास, एफ ऑफ n/n+k का फॉर्म है। तो लेट कंपेयरिंग, तो हमारे पास होगा a⁻n और n+1, ये किस फॉर्म में आया हमारे पास, ये मिला हमें एफ ऑफ n/n+k। यहाँ पे देखो फॉर्मूला आपको k की वैल्यू भी चाहिए, fz चाहिए, fz किसका रहता है आपका, एफ ऑफ n का रहता है। तो कंपेयरिंग, तो यहाँ पे k की वैल्यू n, k की वैल्यू हो गई हमारे पास यहाँ पे 1, और एफ ऑफ n की वैल्यू हो गई आपके पास, ये हो गया an, ये k यहाँ पे दिख रहा है ना, कोई k की वैल्यू ये, और ये fn आपका हो गया आपके पास ये। तो अब जनरली हम जैसे निकलते हैं हर बार, हम fn का क्या निकालते हैं, fz, यहाँ भी हम निकालेंगे fn का fz, और वो आपको मालूम रहेगा। तो जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि आपको a⁻n और n पे ही घूमते, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहती है, पर इसको डेफिनेशन से नहीं निकाल पाओगे आप। जैसे ये एग्जांपल है ना, अगर यहाँ पे सिर्फ n रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अगर n ही लिखा रहेगा तो डेफिनेशन से नहीं निकलेगा, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं है ना, क्योंकि नीचे 0 पुट करते इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे मिनिमम तो भी 1 रहेगा, 1 2 3 कुछ भी रहता है, पर 1 तो रहेगा यहाँ पे। हाँ, तो यहाँ पे इसलिए k लिख दिया है, पर हाँ k की वैल्यू 0 नहीं रहेगी, अगर यहाँ पे 0 आई तो पॉसिबल नहीं, फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। तो fn का रहेगा हमारे पास एफ ऑफ z, fn का निकालेंगे हम एफ ऑफ z, और an का क्या होगा आपके पास, z/z-a हो गया। तो सारी चीजें निकल गई, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं हम। नाउ वी नो दैट z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fn बाय n+k की वैल्यू जो रहती है आपके पास
जेड रेस टू के डिवाइडेड बाय, ये रहेगा आपका जेड टू इन्फिनिटी और हो गया एफ ऑफ जेड बाय जेड ऑफ के प्लस वन डी सेट। करेक्ट है। अब सारी चीज़ें पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो जेड ऑफ एफ एन है आपके पास यहाँ पे रेस टू एन और के की वैल्यू 1 है तो n प्लस 1 हो गया इक्वल टू, तो होगा आपका जेड रेस टू के की वैल्यू 1 लिखेंगे हम और जेड टू इन्फिनिटी और एफ ऑफ जेड मिला हमको, एफ ऑफ जेड क्या मिला हमको यहाँ पे जेड बाय जेड माइनस ए ऐसे करके लिखता हूँ मैं इन टू और यहाँ पे रहेगा 1 बाय के प्लस 1 मतलब जेड स्क्वायर डी जेड। अब ये जेड से कैंसिल, ये जेड से कैंसिल नहीं होगा, ये जेड ऑपरेटर के बाहर है वो जेड टू इन्फिनिटी, तो यहाँ बचेगा हमारे पास 1 बाय पहले हम छोटा टर्म लिखेंगे तो ये रहेगा जेड माइनस 0, ये लिखेंगे हम जेड माइनस ए डी सेट। अब इसे हमको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के पहले आपको सेपरेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे दो ब्रैकेट है ना, तो दो ब्रैकेट के एट ए टाइम तो इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो अब हम इसे सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट करने का टेक्निक आपको बताया तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगाओ या फिर शॉर्टकट टेक्निक, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ शॉर्टकट टेक्निक कैसे किया जाता है। ठीक है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करने के पहले आपको सेपरेट करना पड़ेगा उसको। अब क्या करेंगे, पहले हम इसको सेपरेट करेंगे। तो सेपरेट कैसे करेंगे, तो अब मैं लॉजिक आप देख लो आप, ये लॉजिक तभी लगेगा, ये शॉर्टकट तभी लगता है जब ऊपर में कांस्टेंट रहना चाहिए, ऊपर में कांस्टेंट रहेगा और नीचे में सपोज आपके पास z माइनस 2 है और z माइनस 3 है, सपोज z माइनस 5 है आपके पास। अब देखो, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, इन दोनों में कुछ डिफरेंस दिख रहा है आपको, है ना, यहाँ पे z सेम है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5, तो 3 का ही डिफरेंस है ना सिर्फ। तो अगर ऐसा रहा, ऐसे नीचे में सेम पावर है, ब्रैकेट भी सेम रहना चाहिए, जैसे z है तो z ही रहना चाहिए, यहाँ पे z स्क्वायर है तो z तब नहीं होगा, सेम नेचर का रहना चाहिए और ऊपर पे कांस्टेंट रहना चाहिए तो ही होगा। तो देखो अब दोनों में डिफरेंस क्या दिख रहा है, सपोज मैंने z की जगह 2 पुट कर दिया, सपोज z की जगह अगर मैंने 10 पुट किया तो 10 माइनस 2 कितना 8 होगा, 10 माइनस 5 कितना होगा 5, तो ये बड़ा ब्रैकेट हो गया ना, ये बड़ा हो गया छोटा हो गया, तो पहले आप अरेंज कर लो इसको, सबसे पहले छोटे लिखो आप z माइनस 5, तो आपको z माइनस 2। अब दोनों में डिफरेंस कितने का है, तो z सेम है 5 और यहाँ पे 2, तो ये 2 और 2, तो इसमें भी तो 3 का डिफरेंस है ना, तो हम बाहर में लिखेंगे 1/3 जो डिफरेंस है आपके पास, और फिर ये उल्टा करके लिख दो, पहला टर्म 1/z माइनस 5 जो छोटा वाला होगा, बीच में माइनस है क्योंकि हमने डिफरेंस लिया है, तो 1/z माइनस 2, तो क्या करते हैं बाहर में लिखते हैं डिफरेंस और फिर ये उल्टा करके लिख देते हैं, जो पहला ब्रैकेट है छोटा वाला और ये बड़ा वाला, बस हो गया डिफरेंस। यहाँ पे देखेंगे हम सेट, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, यहाँ पे a का डिफरेंस है वो बाहर आएगा आपका, बाहर लिख दो जो कॉमन डिफरेंस रहेगा दोनों में, तो z और यहाँ पर रहेगा आपके पास इन्फिनिटी। अब इन दोनों में छोटा टर्म कौन सा हमारे पास, छोटा टर्म कौन सा रहेगा, अब एक की तो वैल्यू कुछ भी रह सकती है ना। अब सपोज मैंने यहाँ पे z की जगह, अब a की तो वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रह सकती है, 0 भी रह सकती है, तो ये ही ज़्यादा छोटा टर्म हो गया, यहाँ पे होगा आपके पास 1/z माइनस ए माइनस 1/z, क्योंकि माइनस कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो z भले की यहाँ पर a की वैल्यू भी पुट कर दी गई, तो 0 पुट करेंगे तो 0 तो नहीं रहेगा, क्योंकि 0 रहेगा तो होगा ही नहीं, तो कम से कम तो 1 रहेगा, तो यही छोटा रहेगा, तो यहाँ पे होगा z है यहाँ पे होगा हमारे पास डी z। अब हम इसे करते हैं इंटीग्रेट, तो z बाय तो ऑलरेडी पहले से आपके पास z बाय ए, अब इंटीग्रेशन करना है, तो अब यहाँ पे देखो 1/z माइनस ए, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि अगर ऐसा रहा f डैश ऑफ z, f ऑफ z नीचे का डेरिवेटिव अगर ऊपर में रहा तो इसको क्या लिखते हैं हम, log ऑफ f ऑफ z, कंप्लीट डेरिवेटिव रहना चाहिए। यहाँ पे देखो आप नीचे का डेरिवेटिव कितना, z का 1 और a का 0, तो ऊपर में है z का डेरिवेटिव 1, तो हम इसको लिखेंगे, ये होगा आपके पास log ऑफ z माइनस ए माइनस वहाँ पे होगा log z यूजिंग अब
और मतलब होगा लिमिट पुट करेंगे हम z टू इन्फिनिटी। जब भी दो लॉग रहेगा आपको डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं करना है, कभी भी जब अगर लॉग आता है तो दो लॉग ही आएगा, एक नहीं रहेगा, गारंटेड के साथ वो माइनस के साथ में आएगा। अगर सिंगल लॉग रहे तो इन्फिनिटी आंसर हो जाएगा, दो ही रहेगा। और जब दो लॉग है तो दो को अगर सेपरेट सेपरेट पुट करोगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा, ऐसे नहीं पुट करना पड़ेगा, आप एक बना लो तो z माइनस ए। और आपको मालूम है लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए बाय बी। तो लॉग ए माइनस बी का फॉर्मेट होगा आपको पास लॉग ऑफ ए बाय बी, z माइनस ए डिवाइडेड बाय z। हमने क्या किया, लॉग एक फॉर्मूला हमारे पास लॉग ए माइनस लॉग बी, तो हम क्या लिखते हैं उसको लॉग ए बाय बी करके, ए बाय बी, ये हमारे पास फॉर्मूला हमने यूज किया। अब हम पुट करेंगे z टू इन्फिनिटी, तो हमारे पास z बाय ए। जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे z बाय ए, जब हम अपर लिमिट पुट करेंगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा z की जगह, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। तो फिर अब हमें इन्फिनिटी हटाना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, तो हमने ये z यहाँ से कॉमन लिया, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा a बाय जेड और ये z, तो z कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 माइनस a बाय जेड। जब हम पुट करेंगे तो a बाय जेड की वैल्यू, a बाय इन्फिनिटी की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ पे 1 बचेगा, और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरे की वैल्यू क्या होगी आपके पास 0 माइनस, और यहाँ बचेगा z की जगह z ही रहने वाला है, log ऑफ z माइनस ए बाय जेड। अभी 0 कैसे लिखा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, तो log ऑफ z माइनस ए बाय जेड। अब यहाँ पे आपने लिमिट पुट किया, सबसे पहले अगर आपने लिमिट पुट की इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, तो लॉग इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी होगा। ये तो नहीं चाहिए हमको, अब इन्फिनिटी हटाना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से z कॉमन ले लेंगे, तो z कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ए बाय जेड, और यहाँ पे ऑलरेडी z है आपके पास, कैंसल। अब लिमिट पुट करोगे आप तो होगा 1 माइनस ए बाय इन्फिनिटी, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0, तो ये बचेगा आपके पास log 1, और log 1 की वैल्यू क्या था आपके पास 0, तो ऐसे हमने यहाँ पे 0 लिखा होगा। अब यहाँ पे माइनस है तो इसका कोफिशिएंट माइनस नहीं रहना चाहिए लॉग का, तो ये पावर में आएगा, पावर में क्या होगा फिर ये उल्टा हो जाएगा, z बाय जेड ए, तो ये होगा log ऑफ z बाय जेड माइनस ए, क्योंकि यहाँ पे माइनस ये पावर में चला जाएगा, है ना, ऐसा रूल है आपके पास, ये है आपके पास। देखो अगर माइनस रहा है यहाँ पे a रेस टू लॉग बी करके रहता है, लॉग बी, तो ये एक पावर में चला जाता है इसका, तो लॉग बी रेस टू ए होगा। अगर बी की वैल्यू ए की वैल्यू सपोज माइनस 1 रही तो ये 1 बाय बी हो जाएगा, तो ऐसे ये होगा हमारे पास फाइनल आंसर। तब एक की वैल्यू अलग अलग बदलते जाओ, सपोज आंसर मिलेगा, ठीक है। ये आंसर क्लियर करता हूँ मैं। तो अभी आपने देखा था फाइनल आंसर जो देखा आपने, लॉग ऑफ, फाइनल आंसर क्या है हमारे पास, लॉग ऑफ z बाय ए, लॉग ऑफ z माइनस 1 बाय z। ये था कि उल्टा लिखा मैंने, z माइनस ए, एक मिनट भूल गया प्रीवियस आंसर, जो भी आपने देख लिया यहाँ पे, प्रीवियस टर्म याद नहीं क्या है वो, ऐसे करके आपने निकाल ली, सारी प्रॉपर्टी हो गई। तो बस एक और एक प्रॉपर्टी रह गई थी शिफ्टिंग करके, उसके बाद ये हमारा पार्ट खत्म हो गया। तो लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास शिफ्टिंग करके। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी कैसी है आपके पास, ये आपको बता दूं मैं, कि जैसे कि अब सपोज अब आपने देखा a रेस टू n है कि नहीं, ये निकाला, n का भी निकाला आपने, है कि नहीं, और a n इंटू n का भी निकाला आपने, बराबर है, फिर a n बाय n का भी आपने निकाल लिया, ये भी ठीक है। अब एक और एक पॉसिबिलिटी रह सकती है इसमें, सपोज a है हमारे पास, मैंने उसको शिफ्ट कर दिया, n+1 कर दिया, तो भी निकल सकता है इसका। तो इसको ऐसे कर सकते हैं ना, अगर हमने बेस सेपरेट किया रेस टू n और यहाँ पे a है कि नहीं, ये होगा a इंटू ए रेस टू n, फिर इसका जो भी आंसर होगा, या जैसे n+1 है आपके पास, n+1 है हमारे पास, और यहाँ पे सपोज क्यूब पावर रहेगा, तब इसको तो मल्टीप्लाई करना काफी लंबा चला जाएगा, है कि नहीं। अब जैसे सपोज n+1 ही है मेरे पास, n+1, इसका मुझे z ट्रांसफॉर्म निकलना रहा, इसका अलग निकालूंगा, इसका अलग निकालूंगा, यहाँ पे जैसे होगा वहाँ पे तो इसका निकल जाएगा। और वो अगर स्क्वायर क्यूब रहा सपोज, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। तो फिर ऐसे में शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ चीजें अगर फंक्शन शिफ्टेड रहा तो मैं डायरेक्ट निकाल पाऊँ, तो ऐसा कुछ मैं इसका यूज करके
निकालने वाला, तो ऐसे लंबे केस में वो काम आएगा। तो अब हम निकालने वाले हैं प्रॉपर्टी। अब हम कौन सा निकालेंगे? हम शिफ्टिंग। शिफ्टिंग मतलब चेंज। तो अब हम निकालेंगे z ऑफ f ऑफ n प्लस k करके। अगर ऐसा रहा, शिफ्टेड है फंक्शन हो, अमाउंट कुछ भी रहे, 1 रहे, 2 रहे, 3 रहे, 4 रहे, 5 6 रहे, तो उसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होता है हमारे पास z रेस टू k। फॉर्मूला आपको याद रखना है, तो f ऑफ z माइनस समेशन f ऑफ z, और यहाँ पे हम लिखेंगे i रेस टू 0 टू k माइनस 1 और f ऑफ i z रेस टू माइनस i। ये हमारा फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको ये फॉर्मूला याद रखने की भी जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि इतना तो कभी यूज में आएगा नहीं। जनरल फॉर्मूला ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही चीज़ें यूज में आती है। सपोज k की वैल्यू 0 रही, सपोज 0 टाइम शिफ्टेड रहा, वो कुछ शिफ्टिंग ही नहीं रही, सीधा हम क्या करेंगे? f ऑफ n का हम लिख देते हैं f ऑफ z। सपोज 1 टाइम शिफ्टेड है, k की वैल्यू 1 रही, तो हम क्या लिखते हैं? z ऑफ f ऑफ n प्लस 1। आपको फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे क्या रहेगा? k की जगह 1 पुट किया हमने, तो z रहेगा, f ऑफ z रहने वाला है, बराबर है। यहाँ पे 0 k माइनस 1 मतलब 0 टू 0, तो एक ही एलिमेंट रहेगा यहाँ पे f ऑफ 0, लेकिन एक ही एलिमेंट रहेगा ना। z रेस टू 0 क्या होगा आपका? 1। सपोज अगर ये n की वैल्यू 2 रहे, k की वैल्यू 2 टाइम शिफ्टेड रहा, f ऑफ n प्लस 2 टाइम शिफ्टेड किया हमने, फिर आएगा आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू 2 तो z स्क्वायर f ऑफ z। अब यहाँ पे क्या आएगा? k की वैल्यू 2, तो समेशन कहाँ से होगा? 0 से लेके तो 1 तक, मतलब 2 टर्म आएगा, f ऑफ 0 भी आएगा और f ऑफ 1 भी आएगा। तो यहाँ पर आएगा आपके पास पहला टर्म f ऑफ 0 और z रेस टू 0 तो 1 ही रहेगा, माइनस अब f ऑफ 1 और z रेस टू माइनस 1, यहाँ पे लिख दूंगा मैं यहाँ पे बाय z करके। सपोज 3 टाइम शिफ्टेड रहा, अगर सपोज क्या रहा हो 3 टाइम शिफ्टेड रहा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं z ऑफ f ऑफ n प्लस 3 करके। तो आपके पास z क्यूब f ऑफ z माइनस f ऑफ 0। प्रीवियस टर्म रहेंगे, याद रखना, जब 3 है तो ये पूरे टर्म रहेंगे इसमें, तो ये रहेगा आपको माइनस f ऑफ 1 बाय z माइनस यहाँ पे आ जाएगा f ऑफ 2 आ जाएगा यहाँ पे बाय z स्क्वायर। आप समझिए आगे एक और एक टर्म रहेगा, तो माइनस f ऑफ 3 बाय z क्यूब 4 ऐसे चलता ही चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास जनरल फार्मूला है, इसका यूज करके हम निकाल सकते हैं। मैं निकाल के बताता हूँ आपको एक एग्जांपल। यहाँ भी मैं जनरल फार्मूला बताऊंगा आपको, आप निकाल सकते हैं आराम से। अब एग्जांपल है हमारे पास, बाय यूजिंग अबव प्रॉपर्टी फाइंड करना है आपको z ऑफ a रेस टू n बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब a की वैल्यू 1 2 3 4 कुछ भी रह सकती है, एक जगह 1 पुट किया हमने तो 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब n की वैल्यू 2 भी रह सकती है, 3 भी रह सकती है, तो मैं 2 के लिए भी बताऊंगा। और दूसरा एग्जांपल मैं बताऊंगा आपको 1 बाय n प्लस 2 ले लेंगे हम फैक्टोरियल ऐसा। तो सबसे पहले ये सॉल्व करते हैं हम। तो ये हमारा सॉल्यूशन है आपके पास, टू फाइंड z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ a रेस टू n डिवाइडेड बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल। आप इसे कंपेयर कर लो आप। हाँ, अभी यहाँ पे कैसे कंपेयर किया जाएगा? यहाँ पे कुछ अलग तरीके से कंपेयर किया जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास तो ये हो गया हमारे पास, कैसे कंपेयर करेंगे हम? f ऑफ n, तो ये हो गया पूरा f ऑफ n होगा आपके पास f ऑफ n। तो अब हम किससे कंपेयर करेंगे? हम यहाँ पे f ऑफ n प्लस k से कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे a रेस्टोरेंट नहीं रहेगा, फिर ये शिफ्टिंग है तो हर एक शिफ्टिंग रहना चाहिए, सिर्फ एक शिफ्टिंग नहीं रहेगा। शिफ्टिंग है तो हर एक शिफ्टिंग रहना चाहिए, वो इतने जितना भी n है वो सब चीज शिफ्टेड रहना चाहिए, मतलब एक n शिफ्टेड नहीं रहेगा। तो फिर से एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं। फाइंड करना है हमको z ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 बाय n प्लस 1 फैक्टोरियल।
तो अगर n शिफ्टेड है तो जहां भी n रहेगा हर एक सेम अमाउंट से शिफ्टेड रहना चाहिए, मतलब एक n शिफ्टेड नहीं, एक शिफ्टेड तो नहीं रहेगा, वहाँ पे n+1 रहना चाहिए था, तो होगा वो। अब हम इसे कंपेयर करेंगे, तो हम इसे कंपेयर करेंगे f(n+1) से f(n+k) से कंपेयर करेंगे, तो ये क्या मिलेगा आपको 1/n+1 जो भी आपके पास दिख रहा है यहाँ पे n किसी शिफ्टेड है k से, यहाँ पे किसी शिफ्टेड है आपका 1 से, देयरफॉर fn होगा आपके पास। अगर सपोज आप k ड्रॉप करो तो क्या बचेगा fn, तो यहाँ का k क्या आपका 1, तो ये बचेगा हमारे पास 1/n फैक्टोरियल, और k की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1। 5 मिनट फोन करना, रुक जा। हाँ, तो ये k की वैल्यू 1 हो गई ना, तो हम क्या निकालेंगे fn का fz, तो f ऑफ z होगा हमारे पास, fn का f ऑफ z होगा हमारे पास, इसके पहले हमने निकाला है इसे, रहेगा आपके पास e⁻⁻z बराबर है। अब ये जो फॉर्मूला है, ये जो आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आप कितने अमाउंट से शिफ्टेड है, फॉर्मूला के देख के सबसे कभी भी सॉल्व करना। तो अब हमारे पास फॉर्मूला z ऑफ f ऑफ n प्लस अगर 1 टाइम शिफ्टेड रहा तो क्या होता है हमारे पास, z⁻1 f ऑफ z तो f ऑफ 0 तो हमने निकाला है, देखो आपने अभी इस फॉर्मूले में देखो आप f ऑफ z निकाला आपने, और आपको चाहिए रहेगा f ऑफ 0 की वैल्यू। तो f ऑफ 0 कैसे निकालेंगे, तो f ऑफ 0 सिंपल है, जो f ऑफ n है यहाँ पे 0 पुट करो n की जगह, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0, तो होगा आपके पास 1/0 फैक्टोरियल, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू रहती है 1, तो टोटल लगा आपके पास यहाँ पे 1, बस निकल गया आपका ना। तो अब सभी चीज निकल गई, तो वी नो दैट z ऑफ f ऑफ n+1 का जो फॉर्मूला है हमारे पास, जनरल लिखने की जरूरत नहीं, जितना शिफ्टेड हो वो भी लिख सकता है, z⁻z f ऑफ z माइनस f ऑफ 0, ये हो गया। अब सारी चीजें पुट कर दो आप, तो f ऑफ n+1 की वैल्यू क्या मिली हमें, 1/n फैक्टोरियल, 1/n+1 फैक्टोरियल है हमारे पास, ये होगा। तो z f ऑफ z मिला हमको e⁻1/z माइनस f ऑफ 0 की वैल्यू मिली हमें 1, ये हो गया। सिमिलरली इसका यूज करके और एक एग्जांपल निकाल सकते हो आप, सपोज सिमिलरली ऐसे ही रहेगा, थोड़ा सा अलग रहेगा, सपोज हमें निकालना रहेगा 1/n+2 निकालना रहा सपोज, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो fn वही रहने वाले, k की वैल्यू 2 आएगी, तो k की वैल्यू 2 में क्या आएगा, एक और एक टर्म आ जाता है f ऑफ 1/z करके रहेगा, तो इसमें एक और एक चीज बस ऐड करेंगे हम, यहाँ पे एक और एक चीज निकाल लेंगे f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 क्या होगा हमारे पास, ये जो फंक्शन है इसमें पुट करो, ये भी 1 ही आने वाला है, तो इसका जो आंसर होगा देयरफॉर z ऑफ 1/n+2 फैक्टोरियल करके क्योंकि आपका z² f ऑफ z मतलब e⁻1/z माइनस 1, और यहाँ पे 1/z करके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमने z ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 1 अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अब जब नेक्स्ट टाइम जो रहेगा पार्ट 2 बनाऊंगा, जिसमें मैं z ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकाला जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद पार्ट जो 3 रहेगा उसके लिए वो जो रहेगा हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ z ट्रांसफॉर्म। तो ये पार्ट समझने के लिए इसके पहले भी पार्ट 0 बोल देता हूँ उसका बिगनिंग, तो वो आपको वो समझना पड़ेगा, फिर ये समझेगा, उसके बाद ही समझेगा। तो ये दोनों पार्ट अच्छे से आप देख लीजिए, समझ लीजिए, और यूट्यूब पे उसकी लिंक प्रोवाइडेड है, मैंने भेजा हुआ, तो आप देख लीजिएगा। ये अगर आपको समझ गया तो आपको z ट्रांसफॉर्म बहुत अच्छे से आ गया, आप इसको अगर कुछ पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आपको पूरा अच्छे से कमांड आ जाएगा। तो आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो शुक्रिया। और आप ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कर दीजिए जिससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।